हेलो स्टूडेंट्स, मैं रवि रंजन आप लोगों का स्वागत करता हूं मैग्नेट बेस हिंदी में, जो आपको प्रोवाइड करता है 6ठी से 12वीं कक्षा तक के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और ऐसा नहीं कि भाई एक चैप्टर या दो चैप्टर आपको फ्री करवाया जाए और कहा जाए भाई बाकी के लिए सब्सक्रिप्शन लो, कोई सा चार्ज पे करो तब जाके आपको मिलेगी कंप्लीट वीडियोस। तो ऐसा यहाँ नहीं है, यहाँ आपको मिलता है बेस्ट क्वालिटी कंटेंट, कंप्लीट कंटेंट, और इसके लिए आपको कोई चार्ज भी नहीं पे करना। ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो इसी बात के साथ करते हैं आज के सेशन को स्टार्ट। तो आज हम पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, जो कि कक्षा 10वीं का पाठ 9 है। इसके हम कर रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी कि जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो यहां पर हम इसमें पहले 2 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने 8 और 8 16 क्वेश्चंस किए थे, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। आज हम इसके थर्ड पार्ट को लेके आए हैं और तीसरे पार्ट में देखने वाले हैं भाई कौन से टाइप के आखिरी आपके क्वेश्चंस हैं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि भाई एग्जाम में हमें कुछ भी नहीं छोड़ना, तो हर एक टाइप के क्वेश्चन करने पड़ेंगे। ओके, और आना आपको आपका इसी में से क्वेश्चन है, तो भाई ये क्वेश्चन तो कंफर्म आप कर ही लेना। चलो ये करते हैं सेशन को स्टार्ट और देखते हैं आज के में कैसे कैसे क्वेश्चन हैं। तो यहां पर आता है प्रश्न नंबर 17वें क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहां पर हमारे सामने है कि एक समान ऊंचाई के 2 खंबे 100 मीटर चौड़ी एक सड़क के दोनों ओर स्थित है। भाई ये कहना चाह रहा है, यानी कि यहां पर मैं बताऊं कि भाई एक सड़क ऐसे है, ठीक है, जो कि 100 मीटर चौड़ी है। भाई 100 मीटर चौड़ी सड़क है, ठीक है भाई। इसके दोनों ओर एक समान खंबे लगे हुए हैं, एक खंबा यहां पर, एक खंबा यहां पर है, ठीक है भाई। ये भी h मीटर का है और ये भी h मीटर का है, दोनों एक समान खंबे हैं। चलो ये बात इसने क्या दी है। अब इसने कहा है सड़क पर स्थित एक बिंदु से दोनों खंभों के शीर्ष का उन्नयन कोण जो है वो 60 और 30 है। यानी कि इस सड़क पर कोई एक बिंदु है यहाँ पे, ठीक है। यहां से इसका उन्नयन कोण कितना है, तो भाई ये 60 डिग्री है। अब भाई यहां से इसका उन्नयन कोण कितना है, तो ये 30 डिग्री है। भाई चीज क्या है, एक 60 है और एक 30 है, इस तरह से हमारे पास हो गया। चलो ठीक है। अब इसने कहा है सड़क पर उस बिंदु की स्थिति, मतलब ये बिंदु कहां पर है ये हमें ज्ञात करना है। उसके बाद हमें ज्ञात करना है खंभों की ऊंचाई भी ज्ञात करनी है, यानी इस खंभे की ऊंचाई कितनी है ये भी हमें ज्ञात करना है। ओके चलो भाई कैसे ज्ञात होगा, तो जैसा कि हमें पता है ये पूरा 100 का है, तो इसके अंदर क्या मैं ऐसे क्या हो गया, एक मिनट। जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि ये पूरा हमारा 100 का था, तो अगर मैं इसको x का मान लूं, इसको x का मान लूं, तो क्या ये 100 माइनस x होगा, क्या ऐसा होगा? क्योंकि हमें पता है ये पूरा तो 100 का है, भाई ये पूरा 100 का है। जब ये पूरा 100 का है उसके अंदर ये x का होगा, तो ये कितना होगा, इस 100 में से इस x को घटाओगे तभी आएगा। डन, चलो ठीक है। इसकी नेमिंग करते हैं। नेमिंग क्या है, तो a है, b है, ये हमारे पास c हो जाएगा, और ये d है और ये e है। भाई ये चीज हमारे पास आ गया। ओके अब यहां पर हम लिखते हैं इसके अंदर सॉल्यूशन भाई किस तरीके से होगा। तो यहां पर हमने किया हल, और यहां पर हम लिख सकते हैं भाई कि खंभों की ऊंचाई, जो खंभे हैं, तो हमने भाई माना खंभे की ऊंचाई इसको हमने h मान लिया है। चलो ठीक है, खंभे की ऊंचाई h मान लिया है। और उसके बाद x क्या माना है, तो x हमने माना है बिंदु की दूरी, यानी कि ए बी खंभे से बिंदु की दूरी जो है, यानी कि हम कहेंगे भाई बिंदु की दूरी ए बी खंभे से, ठीक है, इसको हमने x मान लिया है, ये आ गया हमारे पास। उसके बाद क्या है भाई, हम कहेंगे भाई सड़क की चौड़ाई जो है वो कितनी है, तो भाई ये हमें दे रखा है भाई सड़क की चौड़ाई, सड़क की जो चौड़ाई है, भाई सड़क की चौड़ाई जो हमें दे रखी है वो दे रखी है 100 मीटर दे रखा है। भाई इतनी बात है हमारे पास। डन। अब भाई हमें इसमें ज्ञात करना है इसका h ऊंचाई ज्ञात करना और x ज्ञात करना है, ये दोनों चीज ज्ञात करनी है। इसके लिए सबसे पहले आएंगे एक छोटे त्रिभुज पे आते हैं। तो छोटे त्रिभुज की बात करें तो हमारे पास क्या है, त्रिभुज ABC में कोण B जो है वो 90 डिग्री का है। एक चीज हमेशा याद रखना कि भाई कोई भी जो खंबा होगा, खंबा हो चाहे मीनार हो, वो हमेशा लंबवत ही होता है, तो ये लंबवत होगा यहाँ पे,
ठीक है भाई, लंबवत हो गया। अब यहां पर बात करते हैं भाई, लंबवत तो हो गया, ठीक है। अब इसमें हम कैसे त्रिकोणमिति लगाएंगे? तो त्रिकोणमिति की बात की जाए, क्या कर्ण का कोई यूज है भाई? 90 के सामने वाला कर्ण होता है, कर्ण का कोई यूज है क्या? निकालना है इसे? नहीं। क्या ये दिया हुआ है? तो नहीं। तो भाई कुछ है ही नहीं, तो छोड़ो उसको। हमारे पास क्या है? लंब निकालना है, आधार निकालना है, ये चीजें। तो लंब और आधार का रिलेशन है, यानी कि 10 आएगा। तो हम इसमें करेंगे 1060 भाई, लिखा हमने 1060, और ये आ गया लंब बटे में आधार, यानी h बटे में x आ जाएगा। ठीक है, और हमें पता है 1060 का मान कितना होता है? तो भाई √3, यही होता है भाई। मान बिल्कुल याद होना चाहिए आपको, 1060 होता है √3। इस x को उठा के ऊपर लाएंगे तो x √3 हो जाएगा, बराबर में h आ गया। चलो भाई, h का मान इतना आ गया। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पे, अगला त्रिभुज। अगला त्रिभुज कौन सा है? तो भाई ईडीसी त्रिभुज की बात करते हैं। तो हम यहाँ पर आए त्रिभुज ईडीसी में। भाई ईडीसी में जो कोण डी है ये 90 डिग्री का है भाई, ये हो गया है। ईडीसी के अंदर कोण डी जो है वो 90 डिग्री का आ गया। अब इसमें क्या करते हैं भाई? इसमें लिखते हैं भाई फिर से tan थीटा। और tan क्यों आएगा? तो tan इसलिए आएगा क्योंकि इसमें भी लंब और आधार की ही बात कर रहे हैं, कर्ण का कोई यूज नहीं है। ठीक है, लंब और आधार की बात है। तो यहां पर tan 30 लिखा हमने, बराबर में आएगा h बटे में 100 माइनस में x आ गया भाई, ये चीज आ गया हमारे पास। ओके डन, ठीक है भाई। अब उसके बाद क्या करते हैं? तो tan 30 का मान कितना होता है? तो tan 30 का मान होता है 1 बटे में √3 होता है, और ये आ गया भाई h बटे में 100 माइनस में x। ठीक है भाई, ये आ गया। इस 100 माइनस एक्स को ऊपर गुना करेंगे तो ये आएगा भाई 100 माइनस एक्स। इस √3 को इधर गुना करेंगे तो भाई कितना हो जाएगा? h √3 हो जाएगा भाई, ये आ गया। ये समीकरण 2 आ गया, और ये समीकरण 1 है। यहां से क्या कर सकते हैं भाई? यहां से h का मान उठाकर समीकरण 2 में रखा जा सकता है। तो हम यहां पर लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से h का मान 2 में रखने पर, ठीक है भाई। भाई समीकरण 1 से h का मान जो है वो 2 में रखा गया। तो 2 में जैसे ही रखोगे आप तो क्या बचेगा हमारे पास? तो भाई 100 माइनस में x तो है भाई, ये तो था। उसको h की जगह रखेंगे x √3, तो यहां पर लिखा भाई बराबर में x √3, और साथ में देखो h की जगह लिख दिया x √3, और एक √3 और है तो वो हमने यहां पर लिख दिया है। ठीक है भाई, और जैसा कि हमें पता है कि √3 गुने में √3 कितना होता है? तो ये होता है √3 का वर्ग, और यानी कि वर्ग से रूट कट गया तो 3 बचेगा। यानी इससे पता चलता है √3 और √3 का गुना क्या होता है? 3 होता है। तो हम यहां पर इसको 3 लिख सकते हैं, तो 3x आ गया। ठीक है भाई, ये x उठ के उस साइड जाएगा तो प्लस में x आएगा, और इस साइड आ गया 100। ये 4x है, ठीक है, तो x को ये रखा, 4 जो x आया 4 को नीचे भाग में ले आएंगे भाई, ये मिलके 4x आया, और 4 गुना में है तो नीचे भाग में आएगा, ऐसे होगा भाई। 4 से इसको काटते हैं तो ये कटेगा 25 पे, 25 चौके 100, 25 आ गया। यानी x का मान जो आ गया है वो कितना आ गया? 25 मीटर आ गया है। यानी कि हम कह सकते हैं कि भाई ये जो बिंदु है वो एक मीनार से, मीनार नहीं है ये खंबा है भाई, एक खंबे से 25 मीटर की दूरी पर है। डन, चलो ठीक है। उसके बाद हमें ज्ञात करना है कि भाई खंबे की ऊंचाई कितनी है। तो भाई जैसा कि हमने माना था बिंदु की दूरी ए बी खंबे से x है, मतलब 25, वो 25 मान निकल गया। ठीक है, दूसरा हमें निकालना है खंबे की ऊंचाई की बात कर रहे हैं वो h, यानी कि हम यहां से x का मान उठाकर समीकरण 1 में रख देंगे। तो यहां पर मैं लिखता हूं भाई क्या? तो यहां पर हम लिखेंगे h का मान h नहीं है, क्या चीज है भाई? x का मान है। हाँ, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है भाई, x का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या होगा? तो x के मान की बात करें तो x का मान 25 है, उसको उठाकर हमने समीकरण 1 में रखा, तो h बराबर में आ रहा है हमारे पास x √3, और x का मान है 25, और ये √3 आ जाएगा, और ये मीटर आ जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास, h का मान आ गया 25 √3। डन, चलो भाई ठीक है, ये आ गया हमारे पास। तो भाई आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और यहां पर हमने याद कर लिया कि खंबे की ऊंचाई कितनी है और बिंदु कितनी दूरी पर स्थित है। और ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन कंफर्म आपके बोर्ड के एग्जाम में आते हैं।
ठीक है। तो भाई आपको तो करना है, बिल्कुल करना है। तो भाई बिल्कुल यहाँ पर ये हो चुका है, और अब अगर आपने ये पूरा कंप्लीट देख लिया है तो अब आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। और अगर फिर भी कोई दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा कि हमें इस पॉइंट पर ये चीज़ समझ में नहीं आई है, तो उसका भी रिजोल्यूशन किया जाएगा। जो हम इसके लाइव सेशंस लाएंगे उसमें आपको बताया जाएगा, या फिर कमेंट में ही आपको समझाने की कोशिश की जाएगी। डन, चलो भाई ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन को देखते हैं भाई अगला किस टाइप का क्वेश्चन है और कैसा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कैसे हम उसको बड़े प्यार से सॉल्व करेंगे। हाँ जी, तो ये हमारे पास है प्रश्न नंबर 18, और 18वें क्वेश्चन में ये कह रहा है हमें कि भूमि तल पर स्थित एक बिंदु x, भाई भूमि तल पर कोई बिंदु x है, ठीक है भाई, से एक ऊर्ध्वाधर मीनार PQ के शिखर Q का उन्नयन कोण जो है वो 60 डिग्री है। भाई इसने ये कहा है भूमि पर एक x है और एक ऊर्ध्वाधर ये है, ठीक है। अब इसने बोला है कि PQ है, PQ Q का उन्नयन कोण, भाई ये P है, ये Q है और ये X है, और यहां से इसका जो उन्नयन कोण है वो कितना दे रखा है, तो 60 डिग्री। भाई यही कह रखा है इसने। भाई क्वेश्चन बस क्या करना है आपको, देखना है, पढ़ना है और उसके अनुसार लिखना है। क्वेश्चन में कहा कि भूमि तल पर स्थित एक बिंदु, तो भूमि तल ऐसा ही होता है ना कि भाई ऐसी होती है भूमि, नहीं ऐसा होता है, तो भाई ऐसा लिखा, तो एक्स ठीक है, उस पर कोई बिंदु एक्स लिख दिया। अब इसके बाद कहा है एक ऊर्ध्वाधर मीनार, मतलब एक वर्टिकली खड़ा सा मीनार है जो कि PQ है, जिसमें शिखर Q है। यानी अब देखो मीनार कहा PQ, तो हम कंफ्यूज थे P नीचे लिखे कि ऊपर लिखे। भाई PQ ऊपर से भी हो सकता है, नीचे से भी हो सकता है, लेकिन इसने इसको यहां पर क्लियर किया कि भाई Q क्या है, शिखर Q है, यानी कि आपको ऊपर Q लिखना है और नीचे P लिखना है। डन, चलो ठीक है। और उसका उन्नयन कोण 60 डिग्री, तो 60 डिग्री हमने लिख लिया। उन्नयन मतलब नीचे से ऊपर देखना, तो नीचे से ऊपर यहीं से देखिएगा तो ये 60 डिग्री है। ओके चलो, उसके बाद क्या रखा है, एक्स से लंबवत 40 मीटर ऊंचे एक अन्य बिंदु y, मतलब एक्स पर लंबवत, ये एक्स से लंबवत यहां पर है, ठीक है। अब ये क्या है, 40 मीटर ऊंचा है, ये 40 मीटर ऊंचा है, ठीक है। ऊंचे एक अन्य बिंदु y है जो कि यहां पर y है, भाई ये y हो गया। y से उन्नयन कोण 45 डिग्री का होता है। भाई इसने ये क्या कहा है कि यहां से 40 मीटर ऊपर, ये क्या करते हैं, हम इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं क्योंकि उन्नयन कोण इसने कहा है। तो यहां पर क्या चीज है भाई, ये चीज हो गया, ये हमारे पास 40 मीटर का है, ठीक है, और ये बिंदु यहां पर y है। अब यहां से जो उन्नयन कोण है वो 45 डिग्री है, किसका, उसके शिखर का। तो यहां से हमने इसको देखा और इस लाइन पर वर्टिकली ही ऐसे ही देखा जाता है, तो ये 45 डिग्री का होगा। चलो भाई ये चीज हो गया। अब उसके बाद कहा गया है मीनार PQ की ऊंचाई, ये PQ जो मीनार है उसकी ऊंचाई तथा XQ मतलब इस X और इस Q के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। ये दोनों चीजें, मतलब हमें ये PQ भी निकालना है और ये XQ भी निकालना है, ये दोनों चीजें ज्ञात करनी है। अब देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। तो भाई ये चीज समझ चुके हो कि किस तरीके से हम इस फिगर को बना पा रहे हैं। ओके चलो, यहां पर आते हैं हल पे। हमने लिखा हल में आते हैं यहां पर। तो यहां पर हम कह सकते हैं भाई सबसे पहले कि भाई एक्स स्थित है, ये तो ठीक है, सब चीज तो हम नेमिंग के अकॉर्डिंग ही चलेंगे, यानी PQRS के PQ XY के अकॉर्डिंग ही चलेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं भाई स्पेशली लिखना कि मीनार को ये माना है वो माना है, कुछ नहीं, क्वेश्चन में दे ही रखा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सीधे हम क्वेश्चन पर आते हैं। तो क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, सबसे पहले हम लेते हैं भाई त्रिभुज कौन सा वाला, तो भाई बड़े वाले त्रिभुज को ले लेते हैं, कौन सा, QXP। भाई QXP की बात करते हैं। तो भाई हम आते हैं यहां पर त्रिभुज QXP में, इसमें जो है P कोण जो है वो 90 डिग्री का है। भाई इसमें P कोण 90 डिग्री का है। चलो बहुत बढ़िया, P कोण 90 डिग्री का है, यानी मैंने लिखा है यहां पर ये P 90 डिग्री का हो गया। और जैसे कि हमें पता है ये 40 का है तो ये भी 40 का होगा, ठीक है। और इसको मैंने मान लिया भाई ये आपका x का है, भाई ये चीज मान लिया हमने। ओके अब यहां पर क्या है, इस त्रिभुज के अंदर अगर मैं लगाता हूं tan थीटा, क्यों tan थीटा, क्योंकि लंब और आधार की ही बात करें तो लंब आधार के अकॉर्डिंग चलते हैं, तभी हम इस आधार को इसके साथ रिलेट कर पाएंगे। ओके चलो, तो यहां पर हम लिखते हैं भाई tan 60 लिया हमने। तो tan 60 की बात करें क्योंकि बड़े त्रिभुज में थीटा 60 डिग्री है तो 60 लिया है। लंब हमारे पास है क्या, PQ बटे में XP है, ये चीज हो गया। tan 60 का मान √3 होता है, PQ कितना है तो x प्लस में 40 है, ठीक है। और नीचे क्या है तो भाई XP है, ये आ गया, इस XP को इधर भेजा, ये नीचे आ जाएगा, ये चीज आ चुका है, ठीक है। ये आया बड़े त्रिभुज से, हमने इसके आधार को निकाल लिया। उसके बाद हम आते हैं छोटे त्रिभुज की बात करते हैं, जो कि हमारे पास क्या है
त्रिभुज क्यू वाई और ये आर है, ठीक है, क्यू वाई आर में, इसमें अगर ये 90 का है तो ये भी 90 का होगा, यानी हम कहेंगे कोण आर जो है वो 90 डिग्री का, सॉरी 90 डिग्री का। ओके चलो 90 का हो गया। अब यहां से हम कह सकते हैं इस त्रिभुज की बात करते हैं तो यहां पर क्या होगा भाई, इसमें भी लगेगा 10, वो भी क्या 45, भाई 10 45 निकला है, ठीक है। अब 10 45 की बात की जाए तो ये होता है लंब बटे में आधार होता है, यानी क्यू आर बटे में वाई आर होगा भाई, क्यू आर बटे में वाई आर होगा, ठीक है। और हमें पता है क्यू आर कितना है, तो क्यू आर एक्स है, ठीक है। और 1045 एक होता है, ये होता है एक्स है, और वाई आर जो है, ये वाई आर जो है वो एक्स पी के बराबर होगा भाई, वाई आर और एक्स पी बराबर होगा। डन। तो यहां पर हमने लिखा ये आ गया एक्स पी, इस एक्स पी को उठा के इधर लेके जाते हैं तो भाई एक्स पी का मान कितना आ गया, तो भाई एक्स आ गया, ठीक है। यहां से भी एक्स पी निकला था और यहां से भी एक्स पी निकला है। अब हम करेंगे समीकरण 1 और 2 से, भाई यहां पर हमने कर दिया, क्या लिखा भाई, समीकरण 1 तथा 2 से, यहां से हम कर सकते हैं क्या, तो भाई दोनों को इक्वेट करेंगे तो एक्स पी इसके बराबर, एक्स पी इसके बराबर है, यानी कि एक्स को सामने लिख दिया हमने, एक्स बराबर में एक्स प्लस में 40 बटे में √3, भाई यही आ गया, दोनों को हम आमने सामने लिख सकते हैं। इस √3 को उठा के इधर भेजेंगे तो यह आएगा √3x बराबर में x प्लस में 40 आ गया, ठीक है। इस x को इधर भेजते हैं तो ये √3x माइनस में x बराबर में 40 आ गया, और यहां से x कॉमन लिया गया तो ये आ रहा है √3 माइनस में 1 बटे बराबर में 40 आ रहा है। डन। अब यहां से अगर मैं x का मान निकालता हूं तो क्या आएगा, तो x का मान आ जाएगा 40 बटे में √3 माइनस में 1, जैसा कि आप लोग यहां देख पा रहे हो, √3 माइनस 1 था और ये इसके नीचे बटे में आ जाएगा। डन। अब भाई नीचे रूट में आ गया है, ये तो भाई पॉसिबल नहीं, मतलब ये तो हम नहीं रख सकते भाई, ये गवारा बिल्कुल नहीं है भाई, नीचे रूट में नहीं होना चाहिए, तो हम इसका करेंगे परिमयीकरण, ठीक है। तो परिमयीकरण करेंगे तो किस तरीके से होगा, तो भाई √3 प्लस में 1 जो कि माइनस था उसको प्लस में करके परिमयीकरण करते हैं, ये आ गया। अब यहां पर हमने देखा 40 तो ठीक है, ये आ गया √3 प्लस में 1, और नीचे की बात करें तो a माइनस बी और a प्लस बी, तो क्या होता है, तो a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर, यही होता है। तो हम यहां पर लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर आएगा, चलो ठीक है, और माइनस में 1 है तो 1 का स्क्वायर आएगा। अब इसको हम यहां लिख सकते हैं 40 √3 प्लस में 1, और बटे में आ रहा है √3 का वर्ग 3 आएगा, और माइनस में 1 आएगा। भाई √3 का वर्ग 3 क्यों, क्योंकि वर्ग से रूट कट गया है। डन। अब भाई 3 में से 1 गया तो 2 बचेगा, तो यहां हमने लिखा 40 बटे 2 और √3 प्लस में 1। अब 2 से इसको काटा तो ये 20 आ गया, और यहां पर हम देख पा रहे हैं 20 √3 प्लस में 1, ये क्या आया है, तो ये आया है हमारा x का मान। और हमें ज्ञात क्या करना था, तो हमें यहां पर भाई ज्ञात करना था ये x ही ज्ञात करना था क्या, तो नहीं, हमें ज्ञात करना था मीनार PQ की ऊंचाई, मतलब पूरे की ऊंचाई ज्ञात करनी है, मतलब मीनार PQ है तो PQ की ऊंचाई, और PQ की ऊंचाई के लिए ये x जरूरी था, क्योंकि इस x में 40 जोड़ोगे तभी तो आएगा पूरा। तो हम यहां पर लिखेंगे मीनार की ऊंचाई, भाई यहां पर लिख देता हूं मैं, तब मीनार PQ की ऊंचाई भाई ये कितनी होगी, तो इसकी बात की जाए तो ये x प्लस में 40 है, और हमें पता है x का मान कितना है, तो भाई 20 √3 प्लस में 1 है, और प्लस में कितना है, तो भाई 40 आएगा। भाई x का मान रख दिया हमने 20 √3 प्लस में 1 और प्लस में 40 है। डन। इसको अंदर गुना किया तो कितना आएगा, तो भाई ये हम देख सकते हैं भाई 20, अच्छा क्या करते हैं √3 का मान रख दें, आते हैं रख देते हैं यहाँ पे। भाई √3 का मान क्या होता है, तो √3 का मान होता है 1.73 प्लस में 1 प्लस में 40, एग्जैक्ट ही आंसर निकाल लेते हैं इसका। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कितना आ गया भाई, 20 गुने में 2.73 प्लस में 40, अब भाई 3 दूनी 6, 7 दूनी 14 का 15, सॉरी 14 का 4, हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5, और ये आ गया है हमारे पास 5.46 54.6, और प्लस 40 5 4 9 94.6, भाई ये आ गया हमारे पास, ठीक है 94.6 आ गया। इतना क्या आ गया भाई, मीनार की ऊंचाई यानी PQ का मान जो आ गया वो इतने मीटर का आ गया है।
चलो भाई बहुत बढ़िया, ये आ गया। अब उसके बाद क्या कहा गया है, तो उसके बाद हमें कहा गया है भाई एक्स क्यू का मान ज्ञात करना है, यानी ये एक्स क्यू ज्ञात करना है। भाई कैसे निकलेगा एक्स क्यू, तो एक्स क्यू की बात करें तो हमें लंब पता है, ठीक है, और भाई हमें कर्ण निकालना है। लंब बटे कर्ण क्या होता है, तो भाई लंब बटे कर्ण होता है साइन थीटा, तो हम उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। तो भाई इसी में हमने देखा त्रिभुज जो हमारे पास है क्यू एक्स पी में, क्यू एक्स पी में, ठीक है, इसमें लिखेंगे साइन थीटा, और ये क्या होता है, तो लंब बटे में, लंब क्या है हमारे पास पी क्यू, और बटे में क्या हो जाएगा भाई, लंब बटे में कर्ण होता है, क्या है भाई एक्स क्यू, पी क्यू और एक्स क्यू, ये आएगा। और थीटा की बात की जाए तो थीटा कितना है, तो भाई 60 डिग्री है, तो 60 पे चलेंगे। तो हमने यहां पर लिखा क्या, तो ये आ गया हमारे पास 60 डिग्री, 60 आ गया, डन। अब भाई साइन 60 कितना होता है, तो साइन 60 का मान होता है √3/2, ठीक है। पी क्यू कितना है, तो पी क्यू का मान देखो, एक तो ये है कि भाई यहीं पर ये चीज लिख सकते हो या फिर ये लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो हम यहां पर क्या करते हैं, पी क्यू का मान ये लिख देते हैं 94.6, और नीचे है एक्स क्यू आ गया, ठीक है भाई, ये चीज आ गया है। अब इस एक्स क्यू को इधर भेजते हैं, बाकी को दूसरी तरफ भेज देंगे, तो यहां से हम देख पा रहे हैं कि भाई एक्स क्यू जो है बराबर है 94.6 गुने में 2 और बटे में √3, भाई ये चीज है हमारे पास। ओके, अब नीचे रूट आ रखा है, तो इसका भी परिमेयीकरण करेंगे। तो परिमेयीकरण कैसे करेंगे, तो √3 को ऊपर और √3 को नीचे, इस तरह से किया गया है। तो यहां पर हम कह सकते हैं भाई 6 दूनी 12 का 2 हासिल 1। अच्छा, इसमें देखते हैं 3 या 9, 3 दूनी 6 और 3 नहीं कटेगा, ये इसको ऐसे ही रहने देते हैं। तो भाई 2 को अंदर गुणा कर दिया, 6 दूनी 12 का 2 हासिल 1, 4 दूनी 8 और 1 9 आएगा, और 9 दूनी 18 आ जाएगा। और ये भाई 1 के बाद पॉइंट था वो लगा दिया गया, √3 आ गया, और नीचे 3 आ गया, इतने मीटर आ गया। ये एक्स क्यू आ गया हमारे पास, भाई ये एक्स क्यू का मान आ चुका है, डन। तो आप इसको यहां पर भी छोड़ सकते हो और √3 का मान लिख के भी छोड़ सकते हो, क्योंकि यहां पर क्वेश्चन में आपको √3 का मान नहीं दे रखा। अगर √3 का मान आपको दिया रहता है तो आपको कंपलसरी वैल्यूज पुट करनी है, और अगर नहीं दे रखा तो आप √3 में भी छोड़ सकते हो। फिलहाल हमने यहाँ वैल्यूज पुट कर दी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप नहीं करो चाहे करो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। अगर √3 का मान आपको दे रखा है तब तो जरूर करना है, अदरवाइज आप √3 में ही इसको छोड़ सकते हो। ओके, तो फिलहाल हमने यहां पर √3 में छोड़ दिया और यहां का एग्जैक्ट आंसर निकाल दिया। तो ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन यहां पर समाप्त होता है, और ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो इसकी भी प्रैक्टिस आपको करनी है। ओके, तो इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन को देखते हैं अगला किस टाइप का क्वेश्चन है और कैसे उसे बड़े आसानी से हम सॉल्व करेंगे। चलो हाँ जी, तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है प्रश्न नंबर 19, और 19 की बात करते हैं। तो यहाँ हमें दे रखा है किसी गली में जमीन से 15 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की से गली के दूसरे ओर स्थित एक मकान के शिखर का तथा पाद का उन्नयन तथा अवनमन कोण क्रमशः 30 और 45 डिग्री है। ठीक है भाई, तो भाई इसने कहा है दिखाइए कि भाई मकान की ऊंचाई इतनी है, भाई ये हमें ज्ञात करना है। तो भाई जैसा जैसा इसने क्वेश्चन में कहा है वैसा वैसा हम करते जाते हैं। तो भाई गली की बात कर रहे हैं, तो गली की कुछ चौड़ाई होगी, तो भाई ऐसे चौड़ाई है गली की। ठीक है, अब गली में जमीन पर 15 मीटर ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की है। मतलब यहाँ पर क्या हुआ है, एक यहाँ पर एक खिड़की है, भाई यहाँ पर एक खिड़की मान ली हमने, ठीक है, 15 मीटर ऊंचाई पे है। ठीक है, ये 15 मीटर ऊंचाई पर एक खिड़की है। ठीक है, अब इसने कहा है इस ऊंचाई पर जो खिड़की है से गली के दूसरे ओर स्थित एक मकान के शिखर तथा पाद का उन्नयन और अवनमन कोण, यानी इसके शिखर और पाद का उन्नयन और अवनमन कोण, यानी कि ये तो बड़ा होगा यहाँ पे। ठीक है, इससे इस बिंदु से यहां से शिखर का उन्नयन कोण और इसके पाद बिंदु का अवनमन कोण, यानी इस रेखा को मैं यहां खींचता हूं, तो ये उन्नयन कोण हमें दे रखा है कितना, तो भाई 30 डिग्री, और अवनमन कोण कितना दे रखा है, तो 45 डिग्री। भाई ये दे रखा है। देखो फिगर को समझना है कैसे कह रहे हैं। क्वेश्चन में कहा गया है कि एक गली है जो कि सामने एक घर है, जो कि खिड़की से वो सामने वाले घर को देख रहा है, और सामने वाले घर को उसने क्या देखा, तो वहां से पहले तो उस घर की छत को देखा। छत को देखा मतलब यहां से ये ऊपर देख रहा है, मतलब उन्नयन कोण। तो जैसा इसने कहा है शिखर को देखा जो कि उन्नयन है, और फिर इसने इसके पैर को देखा, मतलब सामने वाले घर के नीचे जमीन पे देखा, पैर पे देखा, तो वो आएगा क्या, पाद को देखा जो कि अवनमन कोण है। ठीक है, जो कि क्रमशः है 30 और 45 डिग्री, यानी कि शिखर वाला, यानी उन्नयन अगर पहला है तो ये पहले वाले के साथ आएगा, और ये अवनमन दूसरा है तो ये दूसरे वाले के साथ है।
ठीक है, यानी उन्नयन की बात करें तो 30 है और अवनमन 45 है। डन, चलो ठीक है। अब इससे कहा है दिखाइए कि मकान की ऊंचाई, जो ये मकान है उसकी ऊंचाई, जो मकान है इसकी ऊंचाई जो है वो 23.66 मीटर है, और यहां पर आपको √3 का मान 1.732 रखना है। डन, चलो ठीक है। तो यहां पर हमने देखा ये 45 का है, अब ये 45 का है तो ये भी 45 का होगा भाई, ये हमेशा अंतः एकांतर कोण से बराबर होगा, यानी उन्नयन और अवनमन कोण बराबर होते हैं। डन, ठीक है भाई। अब यहां पर इसकी नेमिंग करते हैं, तो लिखा ए बी सी डी और ये ई लिख दिया। ठीक है भाई, ये चीज हो गया। ये 15 का है तो ये भी 15 का होगा यहाँ पे, ठीक है। इसको माना हमने x का, भाई इसको हमने x का मान लिया। चलो भाई बहुत बढ़िया, ये चीज आ चुका है। अब भाई इसको हम सॉल्व करते हैं, तो यहां पर हम लिखते हैं भाई हल। तो इसके अंदर यहां पर क्या आ रहा है, तो भाई हल की बात करें तो सबसे पहले हम लेते हैं कौन सा त्रिभुज ले लें, तो पहले हम लेते हैं भाई छोटे त्रिभुज की बात करते हैं, मतलब DCB की बात करते हैं, त्रिभुज DCB। तो हमने यहां पर लिखा भाई त्रिभुज DCB में, भाई इस त्रिभुज की बात करते हैं। तो इसमें हम देख पा रहे हैं कोण C जो है वो 90 डिग्री का है, यानी कि जो सामने घर बना हुआ है, घर हमेशा सीधी दीवार खींचते हैं कि भाई टेढ़ी दीवार बनाते हैं, तो भाई हमेशा सीधा ही रखा रहता है, 90 डिग्री का ही रहेगा, तो ये हमने 90 डिग्री का ले लिया। ओके, अब उसके बाद देखते हैं भाई ये 90 का आ गया है, जो कि ये कोण हमारे कोण 90 का है, तो अब हम इसमें त्रिकोणमिति लगाएंगे, और उसमें भी क्या है, कोण हमें दे रखा है तो उसके सामने वाला ये लंब होगा और ये आधार होगा, तो लंब बटे आधार क्या होता है, तो भाई 10 होता है। और जैसा कि हमें पता है जैसे ही 45 डिग्री दिखा आपको तो लंब और आधार बराबर होते हैं, यानी वो 15 का तो ये भी 15 का, करके देखते हैं। तो यहां पर हमने लिखा भाई 10 45, ये आ गया, जो क्या आएगा लंब बटे में आधार यानी DC बटे में BC आएगा। अब 10 45 45 एक होता है, और DC है 15 का और BC है नहीं पता, इस BC को उठा के इधर भेजेंगे तो BC भी हमारा, हाँ जी BC भी हमारा 15 मीटर का आ गया। चलो भाई, यानी कि अब हम कह सकते हैं इसका आधार जो है ये भी 15 मीटर का आ चुका है। ओके, चलो भाई बहुत बढ़िया, ये भी आधार 15 मीटर का आ गया। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, तो उसके बाद की हम बात करते हैं, तो ये अगर 15 का है तो ये भी 15 का होगा, यानी इसमें ED जो है वो भी 15 का होगा, यानी इसी के बराबर हम कह सकते हैं ED है। ठीक है, अब आते हैं ऊपर वाले त्रिभुज पे। ऊपर वाले त्रिभुज की बात करें तो भाई त्रिभुज AED, इसमें कोण E जो है ये 90 डिग्री का होगा। भाई यहां पर ये जब दीवार पूरी है तो इसमें ये क्षैतिज रेखा के साथ 90 डिग्री का ही कोण बनाएगा। ओके, अब इस त्रिभुज की बात करें तो थीटा ये है तो उसके सामने वाला ये लंब होगा, ठीक है, और नीचे ये वाला आधार होगा, भाई ये आधार होगा जो कि यही वाला आधार है, सेम है। ठीक है, अब यहां पर लिखते हैं भाई 10 30 डिग्री लिखेंगे, जो कि होता है लंब मतलब AE बटे में आधार होगा जो कि BC है। भाई ये होता है भाई लंब बटे में आधार ED है, और ED तो BC के बराबर था, जो कि हमने कहा BC और ED बराबर है, तो भाई BC भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 10 30 की बात करें तो ये होता है 1 बटे में √3, और ये AE की बात करें तो AE हमारे पास है x, और BC कितना है, तो BC की बात करें तो ये 15 है, इस 15 को उठा के ऊपर भेजेंगे तो 15 बटे में √3 आ गया है, और ये है हमारा x का मान। ठीक है, लेकिन हमें पता है नीचे √3 नहीं चाहिए हमें, तो हम क्या करेंगे, इसका करेंगे परिमयीकरण। और परिमयीकरण कैसे करेंगे, तो भाई √3 से गुना और √3 से भाग कर दिया। ठीक है, अब यहां पर ऊपर आ रहा है 15 √3 और नीचे आ रहा है 3, भाई √3 गुने √3 क्या होता है, सिर्फ 3 होता है, और ये हमारा x आ रहा है, और इस 3 से हमने काटा तो 3 × 5 = 15 कट गया, और हम देख सकते हैं यहाँ पे x का मान हमारे पास आ गया है 5 √3। भाई x का मान कितना आ गया है, 5 √3 आ गया है, इतने मीटर आ चुका है भाई, 5 √3 मीटर आ चुका है। डन, तो भाई ये चीज हमारे पास आ गई है, x का मान 5 √3 मीटर आ चुका है। अब हमें क्या ज्ञात करना है, क्या x ज्ञात करना था, तो नहीं, हमें ज्ञात करना था दिखाइए कि मकान की ऊंचाई 23.66 मीटर है, ये ज्ञात करना था। तो भाई मकान की ऊंचाई की बात करते हैं, तो भाई मकान की ऊंचाई कितनी है, मकान की ऊंचाई जो कि हमारे पास दिख रही है भाई AB है, तो हमने AB लिखा, ये बराबर हमारा होगा x प्लस में 15 होगा, तो ये हमने लिखा भाई x प्लस में 15 होगा। ठीक है, और x का मान कितना है, 5 √3 आया है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे भाई ये आ गया 5 √3 प्लस में 15 आ रहा है, और 5 तो ठीक है, √3 का मान क्या लिखा है 1.732, और प्लस में 15 आ गया, भाई ये हो गया। अब इसको जब हम गुना करेंगे तो इसको मैं नेक्स्ट पे लिखता हूँ यहाँ पर, भाई ये हमारे पास है 5 गुने में 1.732,
और प्लस में 15 है। भाई 5 से जब मैंने इसको गुना किया तो 5 दूनी 10 हासिल 1, 5 या 15, 16 का 6 हासिल 1, 7 पंचे 35 और 1 36 का 6 हासिल 3 और 5 एक 5 और 3 8 आएगा। ये आ गया 8.660 आ गया है और प्लस में 15 है। इसको जो हमने जोड़ा दोनों को तो 8 5 13 मतलब 23.660 ये क्या आ गया मीटर आ गया, जो कि ए बी है और जो कि आपकी मकान की ऊंचाई थी, मकान की ऊंचाई थी जो कि हमारे पास आ गया 23.66 मीटर। और क्या हमें यही ज्ञात करना था? तो भाई हाँ, अब बोलोगे सर इसमें जीरो नहीं है, उसमें जीरो है। तो भाई बिंदु के बाद दशमलव के बाद जो आखिरी में जीरो होते हैं उसका कोई मान नहीं होता, यानी कि आप अगर इस जीरो को नहीं भी लिखते हो तो भी आंसर सेम है, ये भी उतना है और जीरो के साथ भी उतना है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो और वैसे भी लिख सकते हो। डन। तो ये आंसर यहाँ पर कंप्लीट होता है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है। ओके, क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है और ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और इसकी भी प्रैक्टिस आपको करनी है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन को देखते हैं भाई अगला किस टाइप का क्वेश्चन और कैसे उसको बड़े आराम से सॉल्व करेंगे। चलो हाँ जी, तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहां पर हमारे पास है प्रश्न नंबर 20 और 20वें क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि एक व्यक्ति एक जहाज के डेक जो पानी की सतह से 10 मीटर ऊंचा है पर खड़ा है, यदि वह एक पहाड़ी के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री तथा पहाड़ी के आधार का अवनमन कोण 30 डिग्री देखता है, तो जहाज से पहाड़ी की दूरी तथा पहाड़ी की ऊंचाई ज्ञात करनी है। अब देखिए क्या है, एक पहाड़ है जो कि कुछ ऊंचा सा पहाड़ होगा, ये पानी की सतह है, ठीक है भाई, एक मिनट, ये पानी की सतह है, ठीक है। अब इसमें भाई क्या है, एक भाई जहाज है पानी का जो कि यहाँ पर है, जिसकी ऊंचाई जो है पानी का जहाज की ऊंचाई कितनी है 10 मीटर है, तो ये 10 मीटर हो गई है, ठीक है भाई। अब इसने ये कहा है भाई सामने जहाज है पानी का और इसके सामने पहाड़ है, यहां से पहाड़ के शिखर को देखता है और पहाड़ के पाद बिंदु को देखता है, जैसा कि क्वेश्चन में कहा है कि यदि वह पहाड़ के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, यानी यहां से पहाड़ के ऊपर देखता है, ठीक है, तो इसका जो उन्नयन कोण आ रहा है वो 60 डिग्री आ रहा है, ठीक है। और उसने कहा है तथा पहाड़ के आधार का अवनमन कोण, यानी पहाड़ के आधार को देख रहा है, ठीक है, और इसका अवनमन कोण जो है वो 30 डिग्री है, भाई 30 डिग्री का है, ठीक है। अब इसने कहा है तो जहाज से पहाड़ की दूरी ज्ञात कीजिए, मतलब कि आपको ये ज्ञात करना है, ये x ज्ञात करना है, ठीक है। उसके बाद कहा है तथा ऊंचाई ज्ञात कीजिए, पहाड़ की ऊंचाई, यानी कि इस पूरे की ऊंचाई ज्ञात करनी है, यानी कि ये y हमें ज्ञात करना है पूरा पूरा। डन भाई, ये पूरा हमें ज्ञात करना है। अब इसकी नेमिंग कर देते हैं, नामांकन कर देते हैं, तो भाई क्या आएगा, a है, b है, c, d और e है, ठीक है भाई। अब यहां पर हम क्या करते हैं, तो यहां पर लिखते हैं भाई हल, सॉल्यूशन कर रहे हैं इसका। हाँ जी, तो यहां पर हम देख पा रहे हैं भाई इसके अंदर क्या क्या चीजें दे रखी है। तो भाई यहां पर पानी के जहाज मतलब डेक की ऊंचाई, डेक की ऊंचाई पानी से कितनी दे रखी है, तो डी सी है भाई, ये डी सी है जो कि हमें दिया हुआ है 10 मीटर, ठीक है। उसके बाद क्या है भाई, डेक की या फिर पानी का जहाज जो डेक है इसकी जो दूरी है किससे भाई, इसकी दूरी हमारी पहाड़ से दूरी जो है जो हमें यहाँ पे निकालना है, जहाज से पहाड़ की दूरी, यहाँ भी ये भी लिख सकते हैं भाई, जहाज से पहाड़ की दूरी, भाई जहाज से पहाड़ की दूरी कितनी आ रही है, तो ये आएगी हमारी BC, भाई जहाज से पहाड़ की दूरी ये BC आ गई है और BC का मान कितना है, तो भाई x है, भाई x हमने इसको x माना है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, माना लिख देंगे, क्योंकि ये चीज़ हमने माना है, ठीक है भाई, इसको हमने x मान लिया। उसके बाद क्या चीज़ है भाई, हमें ज्ञात क्या करना है, AB को ज्ञात करना है, मतलब पहाड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे पहाड़ की ऊंचाई, माना पहाड़ की ऊंचाई, इसको माना हुआ है हमने AB, और AB ये है फिगर के अकॉर्डिंग, और इसको हमने H मान रखा है, इसको हमें ज्ञात करना है। तो अब इनको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लेंगे छोटा त्रिभुज, यानी पहले अगर मैं इस आधार को निकाल लूं तो ये आधार निकल तो इसका लंब निकल जाएगा, तो पहले आधार किससे निकालेंगे, इस छोटे त्रिभुज से निकालेंगे। तो पहले हम लेते हैं त्रिभुज DCB, तो हमने लिखा त्रिभुज DCB में भाई इस त्रिभुज में कोण C जो है वो 90 डिग्री का है,
क्योंकि भाई जब भी किसी चीज की ऊंचाई दे रखी होती है तो वो हमेशा लंबवत होती है, तो ये 90 डिग्री है। ओके चलो, अब इसके अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, तो भाई ये अगर 30 डिग्री का है तो ये भी 30 डिग्री का होगा, भाई होगा बिल्कुल। भाई उन्नयन और अवनमन एक समान होते हैं तो भाई 30 का 30 होगा। ये भी आपका अंतः एकांतर कोण हो रहा है। डन। अब भाई यहां से हम लगाएंगे 10, क्यों भाई, थीटा के सामने वाला लंब होता है, नीचे आधार है, कर्ण का कोई यूज नहीं है तो उसको नहीं यूज करना, लंब और आधार को यूज करना है तो लाएगा 10। तो हमने लिखा 10 30 डिग्री बराबर में कितना आ रहा है, लंब क्या है डीसी और आधार कितना है तो भाई बीसी है। भाई लंब है डीसी और आधार है बीसी, ये चीज आ गई हमारे पास। और 10 30 के मान की बात की जाए तो 10 30 क्या होता है, तो 10 30 होता है 1/√3 होता है, बराबर में डीसी कितना है तो ये 10 आ गया, और भाई बीसी कितना है तो बीसी x है, इस x को इधर भेजा तो x का मान कितना हो गया तो 10√3 आ गया, इतने मीटर आ गया। भाई x का मान कितना आ गया, x ऊपर भेजोगे √3 को इधर भेजोगे तो 10√3 आ गया। डन। तो ये हमारे पास आ गया x का मान। ओके अब x का मान आ गया, उसके बाद क्या करें, तो उसके बाद हम आते हैं त्रिभुज ADE में आते हैं, त्रिभुज ADE में आते हैं। तो भाई यहां पर मैंने लिखा त्रिभुज ADE में, भाई त्रिभुज ADE में की बात करते हैं। तो यहां पर हमने देखा कि भाई ये कोण तो 90 डिग्री का होगा, क्योंकि ये लंबवत होगा और ये क्षैतिज रेखा है, लंबवत ही होगा। तो यहां पर हम देखेंगे ई कोण जो है वो 90 का है। ठीक है भाई, ये 90 डिग्री का हो गया। अब इसमें भी हम देख पा रहे हैं क्या, तो 60 डिग्री इसके सामने वाला लंब और नीचे आधार होगा, यही होगा भाई, लंब और आधार होगा। तो भाई यहां पर हम लेंगे 10, भाई लिखा 10 60 बराबर आ रहा है, लंब कितना है तो AE है और आधार कितना है, तो आधार की बात करें तो DE आएगा। ठीक है भाई, ये DE आ गया। अब देखिए क्या चीज है, 10 60 का मान कितना होता है, तो 10 60 होता है हमारा √3, तो हम यहां पर लिखेंगे √3। AE नहीं पता, ये चीज वही लिख दिया हमने। उसके बाद DE की बात करें तो ये नीचे x के बराबर और x का मान कितना है 10√3 आया है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं नीचे 10√3 आ गया। इसको उठा के इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा 10√3 गुने में √3 बराबर में AE आएगा, और इस √3 को √3 से गुना करेंगे तो वो 3 आएगा, और 3 को जब 10 से गुना करोगे तो 30 आएगा। तो हम यहां देख सकते हैं 30 आ गया, ये AE आ गया 30 मीटर, यानी कि हम कह सकते हैं ये 30 मीटर आ गया। ठीक है, अब ये 10 का था तो ये 10 का ही रहेगा, यानी अब मैं कह सकता हूं AB बराबर क्या है, तो AB बराबर कितना है, तो भाई AE प्लस में EB आएगा। ठीक है भाई, इन दोनों को जोड़ोगे तभी पूरे पहाड़ की ऊंचाई आएगी, तभी आएगी। भाई AB को क्या माना हुआ है, हमने माना हुआ है पहाड़ की ऊंचाई मानी हुई है, और यही हमें ज्ञात करना था। तो भाई AB को हम लिखेंगे ये प्लस में ये, और ये AE है हमारे पास 30 और ये है 10, और इनको जोड़ा तो ये आ गया 40 मीटर, यानी कि अब हम कह सकते हैं पहाड़ की जो ऊंचाई है वो 40 मीटर आ चुकी है। भाई पहाड़ की ऊंचाई कितनी है 40 मीटर आ चुकी है, और अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि 40 मीटर आ गया। और यही चीज हमें ज्ञात करना था भाई, क्या, जहाज से पहाड़ की दूरी, तो भाई ये आई हमारे पास इतने मीटर। उसके बाद कहा है तो पहाड़ की ऊंचाई, तो वो आया हमारा आंसर। ओके, तो ये दो आंसर हमारे बिल्कुल आ चुके हैं, कंप्लीट हो चुका है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं भाई, अगला किस टाइप का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके चलो, हाँ जी, तो अगला हमारा प्रश्न नंबर 21 और 21 की बात करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि एक जेट हवाई जहाज, मतलब जेट प्लेन, वो जो फाइटर प्लेन होता है, जेट प्लेन वो चीज़ है, ठीक है, वो भाई प्लेन है, का भूतल पर स्थित एक बिंदु A से किसी क्षण पर उन्नयन कोण जो है वो 60 डिग्री है। यानी कि हम कह रहे हैं कि भाई कोई प्लेन यहाँ पर उड़ रहा है, ठीक है, और यहाँ पर ये भूमि है नीचे, ठीक है, इसने यहाँ से इसको देखा, प्लेन को देखा, ठीक है, और प्लेन को जब देखा यहाँ पर तो ये कोण जो हमारा बन रहा था वो 60 डिग्री बन रहा था। चलो ठीक है, 60 डिग्री बन रहा है। उसके बाद कहा गया है क्या कि भाई उन्नयन कोण क्या है, शुरू में 60 डिग्री है। यदि 30 सेकंड पश्चात, मतलब 30 सेकंड के बाद की बात है, 30 सेकंड बाद उसको देखा गया तो उसका उन्नयन कोण क्या हो गया, 30 डिग्री हो गया। यानी 30 सेकंड बाद ये उड़ता उड़ता यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब यहाँ से जब हम इसको देख रहे हैं, इसमें थोड़ा सा ये उड़ता उड़ता यहाँ आ गया है। अब जब इसको देखा गया भाई, अब जब इसको देखा गया तो ये कोण बना रहा है 30 डिग्री का। अब ये कोण क्या बना रहा है, 30 डिग्री का बना रहा है, ठीक है भाई। अब इसके बाद इसने कहा है कि तथा हवाई जहाज की ऊंचाई, जो इस पूरे की जो ऊंचाई है वो कितनी है, तो भाई 3600 √3 है,
भाई जो जहाज की ऊंचाई वो 3600√3 है, और ये दोनों टाइम यहाँ पर भी और वहाँ पर भी सेम, मतलब ये ऊपर नीचे नहीं जा रहा, वो सीधा सामने जा रहा है, यहाँ से उड़ता उड़ता सामने की तरफ जा रहा है। ओके, और भाई हाइट उतनी है। तो हवाई जहाज की चाल याद करनी है, मतलब हमें हवाई जहाज की स्पीड देखनी है कि उसकी स्पीड क्या है, यानी आप नीचे बैठे बैठे जहाज की चाल निकाल सकते हो, जहाज की स्पीड याद कर सकते हो। और वो कैसे करेंगे, तो यहाँ देखिए भाई कैसे ज्ञात होगा। तो यहाँ की बात करें तो भाई इसमें लिखा मैंने हल, और इसमें सबसे पहले क्या लिखा गया है, तो पहले लिखा भाई माना, सॉरी दिया हुआ है तो जहाज की ऊंचाई। भाई जहाज की ऊंचाई हमें दे रखी है, इसके नेमिंग कर देते हैं। तो नेमिंग करेंगे तो ये ए आ रहा है, ये बी है, ये सी है, ये डी है और ये ई है। ठीक है, अब भाई जहाज के ऊंचाई की बात की जाए तो ये हमारे पास क्या है, तो भाई ए बी मान लिया हमने, ये ए बी भी है। ठीक है, जो कि हमें दे रखा है 3600√3, इतने मीटर दे रखा है जहाज की ऊंचाई। ठीक है, चलो भाई ठीक है। अब उसके बाद क्या दे रखा है भाई, इसमें दे रखा है कोण। कोण कौन कौन से दे रखे हैं, एक तो 60 का दे रखा है, एक 30 का दे रखा है, तो दोनों कोण लिखते हैं। तो एक कोण हमें दे रखा है, क्या कोण दे रखा है भाई, DCB, ये हमारे पास क्या है 60 डिग्री का है। उसके बाद कोण ACB है, ये 30 डिग्री का दे रखा है। और इसमें हमें ज्ञात क्या करना है, तो हमें ज्ञात करना है कि जहाज की चाल, यानी कि हम बात करें हवाई जहाज है उसकी चाल ज्ञात करनी है। तो भाई यहां लिखेंगे हवाई जहाज की चाल, ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, जिसको मैं डिनोट कर देता हूं S से, ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, और समय कितना है, तो भाई समय की बात कही जाए तो समय हमें दे रखा है 30 सेकंड दे रखा है। भाई समय 30 सेकंड दे रखा है, इसको भी हम T से दर्शा देते हैं, टाइम जो T से दर्शाते हैं, तो ये हो जाएगा। ठीक है भाई, ये चीज आ गया हमारे पास। अगर देखो आपको स्पीड निकालनी है, चाल निकालनी है, तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है दूरी बटे में समय होता है। तो भाई यहां पर हम देख रहे हैं समय हमें दे रखा है दूरी निकल जाए, दूरी मतलब यहां पर जहाज पहले यहां था, यहां से यहां तक गया, इसकी दूरी निकल जाए, मतलब इस जहाज ने कितनी दूरी तय की है, ये दूरी निकल जाए। तो दूरी अगर निकल गई है तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो हम इसकी चाल ज्ञात कर पाएंगे। भाई दूरी अगर निकल गई तो चाल ज्ञात करते हैं, क्योंकि दूरी रखा और समय तो हमें दे रखा है, चाल निकल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। चलो भाई, अभी तो हमने यहाँ पर देख लिया भाई क्या दिया है और क्या निकालना है, और अभी इसको करते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले आएंगे त्रिभुज कौन सा, तो DCE आएंगे। त्रिभुज पहले लेते हैं DCE, तो यहाँ पर लिखा भाई त्रिभुज DCE में, और इसमें कोण E जो है ये 90 का होगा। भाई DCE की बात की जाए तो इसमें कोण E जो है वो 90 डिग्री का होगा। डन, चलो भाई ठीक है, E 90 का हो गया। अगर E 90 का है, ये E 90 का आ गया, तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम त्रिकोणमिति लगा सकते हैं, क्योंकि हमें कोण भी दिया हुआ है, कोण कितना है 60 डिग्री है। तो हम इसमें लगाते हैं क्या, tan 60, और 10 ही क्यों, क्योंकि हमें इस कर्ण से कोई लेना देना नहीं, इसकी ऊंचाई हमें दे रखी है और इसकी दूरी हमें ज्ञात करनी है, ऐसे ही करना है। तो भाई यहाँ पर लगाएंगे 10, तो लिखा हमने 10 60 डिग्री, और ये हमारा आ रहा है कितना, ऊंचाई मतलब DE, और आधार जो है वो कितना है, CE है। भाई ये चीज आ गया। ठीक है, अब इसमें हम यहां पर मान रखते हैं, तो 1060 का मान क्या होता है, तो √3 होता है। तो भाई ये लिखा √3, और भाई DE मतलब ये ऊंचाई इसकी है जो कि 3600√3 है। और भाई कहा जाए आधार मतलब ये CE आ जाएगा। भाई आधार कितना आ गया, CE आ गया। अब भाई इस CE को उठा के इधर भेजेंगे, तो भाई CE बराबर आएगा 3600√3 बटे में √3, ये आ गया। इस √3 से ये √3 कैंसिल हो जाएगा, और हम कहेंगे CE का मान जो आ गया वो 3600 आ गया। और ये क्या है भाई, ये हमारा चल रहा है मीटर में चल रहा है, तो हमने इसको लिखा भाई ये मीटर आ गया। भाई CE क्या आ गया, CE मतलब इसकी जो दूरी आ गई है वो कितना है, 3600 मीटर आ गई। डन। अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पर, मतलब अब आते हैं बड़े त्रिभुज पर। ठीक है, बड़े त्रिभुज में क्या होगा, तो बड़ा क्या है, ABC है, तो हम लिखते हैं त्रिभुज ABC में। ठीक है भाई, त्रिभुज ABC में क्या देख रहे हैं, तो यहां पर हमें पता है कि ये B 90 डिग्री का होगा, यानी हम कह सकते हैं कोण B 90 का है, तो इसमें भी लगेगी त्रिकोणमिति। और त्रिकोणमिति में कोण कौन सा है, तो 30 डिग्री 30 डिग्री का कोण है। इसके सामने लंब ये है, और आधार कितना आ गया, C भी आ गया। तो लंब और आधार की ही बात कर रहे हैं ना भाई, कर्ण की कोई बात नहीं है, लंब और आधार मतलब tan। तो यहां पर हम लिखते हैं tan 30 डिग्री।
भाई लिखा हमने tan 30 डिग्री बराबर में आ रहा है ए बी बटे में बी सी। भाई बराबर में ए बी बटे में बी सी आ गया, डन। और tan 30 की बात की जाए तो tan 30 कितना होता है, तो ये होता है 1 बटे में √3, ठीक है। और ए बी की बात करा जाए तो ये 3600 √3 है, और बटे में बी सी की बात की जाए तो भाई बी सी तो बी सी आ गया। चलो भाई बहुत बढ़िया, बी सी आ गया। अब भाई यहां से मैं बी सी निकालता हूं तो बी सी इस साइड आएगा, तो भाई बी सी यहां आ गया, और ये √3 इधर गुना होगा तो भाई 3600 √3 गुने में √3 आएगा, ठीक है भाई, ये चीज आ गया है। अब भाई √3 को √3 से गुना करेंगे तो भाई 3 आएगा, यानी अब हम कह सकते हैं यहां पर क्या कि भाई BC जो आ गया है हमारे पास, BC जो आ गया वो 3600 गुने में 3 आ गया है, इतने मीटर आ चुका है। चलो भाई, तो भाई यहां पर क्या चीज है, भाई ये पूरा BC है, ठीक है, और भाई CE हमने यहां पर निकाला था जो कि ये है CE, ठीक है। हमें क्या निकालना है, देखो हमें निकालना है यहां पर चाल, किसकी, हवाई जहाज की चाल। और जहाज की चाल के लिए होता है दूरी बटे में समय होता है, और दूरी क्या, जितनी दूरी जहाज ने चली है। तो जहाज यहां से चलकर यहां तक गया है, मतलब मुझे EB ज्ञात करना है। अगर EB निकल जाता है तो हमारे पास दूरी आ जाएगी और हम चाल निकाल पाएंगे। ओके, तो दूरी कैसे निकाली जाएगी, तो हम यहां पर बात करें कि भाई EB कितना होगा। तो भाई ये EB मतलब ये EB कितना होगा, तो भाई अगर मैं पूरे में से इसको घटा दूं तो ये आएगा, तो भाई बिल्कुल आएगा। तो हम लिख सकते हैं भाई क्या, भाई BC में से हम घटाएंगे CE को, भाई इसके लिए हो जाएगा BC में से घटा दिया CE को, ठीक है। और BC कितना है, तो ये है 36 दूनी 72 72 6 78 78 मतलब 108, ये आ गया इतना 108, माइनस में ये आएगा 3600, ठीक है, इतने आ गया, इसको घटाया तो ये आ गया 36 दूनी 7200, इतने मीटर आ गया। ये क्या आ गया, EB आ गया, भाई EB मतलब ये जहाज के द्वारा तय की गई दूरी आ गई है। तो हम यहां पर कह सकते हैं भाई क्या कि भाई ये जो आया हमारे पास जहाज, हवाई जहाज द्वारा तय की गई दूरी, ठीक है, तय की गई दूरी जिसको D माना है, और ये हमें दे रखा है 7200 मीटर आ चुका है, ठीक है, इतनी दूरी इसने तय की है। अब यहां पर हम देखें भाई हवाई जहाज की चाल, यानी कि जैसे कि हमने माना हुआ था भाई हवाई जहाज की चाल को S माना हुआ था, तो हम यहां पर लिखेंगे S का मान कितना होगा, यह आएगा दूरी बटे में समय आएगा, भाई यही चीज होगा। अब भाई दूरी कितना है, तो दूरी हमने देखा ये आ रहा है 7200, और समय था 30 सेकेंड, ठीक है, और ये आ रहा है भाई क्या, हवाई जहाज की चाल है। भाई इसको हमने चाल माना हुआ है तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, यहाँ पे दोबारा कुछ स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है ज़्यादा। अब यहाँ पर 0 से 0 काट दिया, और 3 से हम इसको काटेंगे तो कितने पे, 3 दूनी 6 3 चौक 12 240, यानी कि अब हम कह सकते हैं जो जहाज है उसकी चाल कितनी है, 240 मीटर प्रति सेकेंड। भाई क्या है, 240 मीटर प्रति सेकंड, ये हमारा आ चुका है हवाई जहाज की चाल। और यही चीज हमें ज्ञात करनी थी कि भाई तो हवाई जहाज की चाल ज्ञात करो, और हवाई जहाज की चाल हमारी निकल गई 240 मीटर प्रति सेकंड, डन। तो ये क्वेश्चन भी बड़ा इजी था, और ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, तो भाई ये आपको आना चाहिए। ओके, तो भाई ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि पूछा जा चुका है, तो भाई इसकी प्रैक्टिस भी जरूर करनी है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है, और फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं भाई अगला किस टाइप का क्वेश्चन है, और भाई कैसा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और कैसे हम उसे बड़े प्यार से करेंगे। चलो हाँ जी, तो अगला है हमारा प्रश्न नंबर 22, और इस 22 का मैं क्वेश्चन में क्या क्या कहना चाह रहा है। तो यहाँ की बात करें तो भाई एक झील के पानी की सतह से h मीटर ऊंचाई पर स्थित एक बिंदु से एक बादल का उन्नयन कोण अल्फा है, तथा झील के पानी में उसकी छाया का अवनमन कोण बीटा है। तो सिद्ध करो कि बादल की ऊंचाई जो है वो ये है। ठीक है भाई, ये बहुत मजेदार क्वेश्चन है। चलो करते हैं भाई कैसे होगा। तो भाई इसमें जैसे जैसे क्वेश्चन में कहा है उस अनुसार हम यहाँ पर लिखते जाते हैं। जैसे कहा एक झील है, तो भाई झील को हमने एक सतह मान ली कि भाई ये झील की एक सतह है। ठीक है भाई, अब इसने कहा है झील के पानी की सतह से h मीटर ऊंचाई पर एक बिंदु है, यानी कि हमने देखा एक बिंदु यहाँ पर है। भाई कितना है ये, h मीटर ऊंचाई पर ये बिंदु है। ठीक है भाई, अब इसने कहा यहाँ पर ऊंचाई पर स्थित एक बिंदु से बादल का उन्नयन कोण, मान लो कि बादल यहाँ पर है, भाई यहाँ पर बादल है। ठीक है, और यहाँ से इस बादल का जो उन्नयन कोण है, ये बादल का उन्नयन कोण की बात की जाए
ये कुछ ऐसा ही बनाया जाएगा। पर बादल का उन्नयन कोण जो है वो कितना दे रखा है, अल्फा है, यानी यहां से बादल को देखा तो ये अल्फा दिख रहा है, ठीक है भाई। अब उसके बाद कहा गया है, क्या कह रखा है कि भाई झील के पानी में उसकी छाया का अवनमन कोण, मतलब यही बादल पानी के अंदर उसकी छाया भी पड़ रही है। और एक चीज याद रखना, पानी भी एक तरह का दर्पण यानी मिरर यानी शीशा, जो घर में आप शीशा देखते हो ना, मिरर जो देखते हो, तो दर्पण देखते हो, उसमें भी शकल देखते हो, पर उसकी तरह ही बिहेव करता है। और जैसे कि आपने साइंस में पढ़ा हुआ होगा कि भाई अगर दर्पण के अंदर कोई भी वस्तु जो होती है अंदर रहे चाहे बाहर रहे, यानी हम जैसे उसमें खड़े हैं तो जितनी दूरी हम दर्पण से बाहर रहते हैं उतना ही वो जो इमेज होता है वो अंदर भी दिखाई देता है दूरी, यानी कि जितनी दूरी बाहर उतनी दूरी अंदर। और वही सीन यहाँ पर होगा कि भाई बादल जितने ऊंचाई पर ऊपर है उतनी ही नीचाई में नीचे दिखेगा, यानी सॉरी ये नीचे यहां पर बादल आ रहे हैं, ठीक है भाई। अब यहां से हम देखें तो यहां से इसका जो अवनमन कोण है ये नीचे आएगा इस तरह से, एक मिनट, ये आ गया और ये आ गया, ठीक है। अब यहां से इसका जो अवनमन कोण है वो कितना है, बीटा है, और इसकी ऊंचाई कितनी होगी, तो अगर मैंने इसको h माना है, ठीक है, और इसको माना है x, ठीक है, ये चीज माना है मैंने, तो कंफर्म सी बात है जितना पानी से ऊपर ये है उतना ही पानी के नीचे भी होगा, यानी ऊपर अगर h प्लस एक्स हो तो नीचे भी ये h प्लस एक्स ही होगा भाई, ये पूरा क्या होगा, h प्लस एक्स होगा। इतनी बात आपको पता होना चाहिए कि कोई भी वस्तु हो, चाहे फिर बादल की ही बात हो, जितने पानी से ऊंचाई पर होगा उतना ही पानी के अंदर वो दिखाई देगा, यानी इसकी ऊंचाई और इसकी ऊंचाई को सेम रखा है हमने। डन, चलो ठीक है। अब इसके बाद इसने कहा सिद्ध करो कि बादल की ऊंचाई कितनी है, भाई ये चीज है, ये हमें सिद्ध करना है। अब इसमें क्या है, बादल की ऊंचाई क्या है, तो h प्लस में x, भाई इस पूरे की ऊंचाई कितनी है, तो h प्लस में x ये हमें ज्ञात करना है। चलो भाई इसको हम करते हैं ज्ञात। तो यहाँ पर सबसे पहले इसके हल में लिखते हैं क्या क्या चीजें हमारे पास दी हुई है और कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमने माना है, भाई क्या माना है, भाई पहले तो दिया ही हुआ है, मानने से पहले दिए हुए की बात कर लेते हैं कि भाई यहाँ पर झील में पानी से h मीटर ऊंचाई पर स्थित एक बिंदु है, तो यानी कि भाई बिंदु की ऊंचाई, बिंदु की ऊंचाई जो है, जो कि हमने देखा हुआ है, इसके नेमिंग कर देते हैं। नेमिंग में क्या आएगा, तो भाई ये आ गया a, ये आ गया भाई b, ये c, और ये d, और ये e, और ये f है, ठीक है। बिंदु की ऊंचाई जो क्या है, जो कि हमारे पास EF है, ठीक है, जो हमें h दे रखा है। चलो भाई EF है जो h दे रखा है। उसके बाद क्या चीज दे रखा है, तो भाई बादल की ऊंचाई कहा जाए, बादल की ऊंचाई जो कि झील से है वो कितनी है, तो भाई AC है, बादल की ऊंचाई को AC लिया गया है, और ये हमें पता है कितना है, तो h प्लस में x है। भाई बादल की ऊंचाई कितना है, तो ये h और ये x है और h प्लस एक्स है। डन, चलो ठीक है। अब इसके बाद आते हैं किसमें, तो इसके बाद इसका सॉल्यूशन करते हैं। भाई सॉल्यूशन किस तरीके से होगा, तो पहले हम इसमें आते हैं भाई ABF की बात करते हैं, त्रिभुज ABF की बात करते हैं। तो यहां पर हम बात करते हैं भाई त्रिभुज ABF में, भाई इसमें देखते हैं भाई त्रिभुज ABF में, और ABF के अकॉर्डिंग कहा जाए तो यहां पर हम लेंगे भाई कोण जो हमारे पास है B, इस त्रिभुज में कोण B है वो 90 डिग्री का है, तो हम यहां पर त्रिकोणमिति का अनुपात लगा सकते हैं। और यहां पर हम देख पा रहे हैं लंब और आधार की बात कर रहे हैं, क्या, लंब और आधार की बात, यानी कि हम tan थीटा लगाएंगे। तो भाई क्या है, यहाँ पे अल्फा है तो tan अल्फा चलेगा, तो भाई tan अल्फा लेगा। यह आएगा लंब कितना है, तो AB, बटे में आधार कितना है, तो BF, ये आ गया। इस BF को इधर लाते हैं तो BF कितना आ गया हमारे पास, ये आ गया भाई AB बटे में tan अल्फा आ गया, भाई ये चीज आ गया हमारे पास। ओके, उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पे, अगला क्या है, तो अगले की बात करते हैं, तो नीचे वाले त्रिभुज की बात करते हैं। तो नीचे वाला त्रिभुज कौन सा है, तो FBD, भाई त्रिभुज FBD में, इसमें भी हम देख सकते हैं कोण B 90 का है, तो कोण B को 90 का हमने किया, ठीक है। अब भाई ये थीटा है हमारे पास, ये थीटा है, तो थीटा के सामने पूरा लंबवत आएगा, ठीक है, और ये आधार आएगा। तो फिर से हम tan पे जाते हैं, तो tan पे हम आएंगे, तो tan हमारा बीटा आ रहा है, और इसके सामने लंब जो है वो कितना है, h प्लस में, यानी हम पहले लिख देते हैं BD, बटे में क्या आएगा, BF आएगा, भाई ये चीज आ गया। ओके, अब यहां से हम देख पाते हैं भाई क्या, तो भाई tan बीटा, तो tan बीटा ही रहने दिया। BD की बात करते हैं, तो पूरा BD क्या है, H और H प्लस है, पूरा जुड़ेगा, यानी कि हम देख सकते हैं 2H प्लस में X कर सकते हैं।
भाई एच में एच जोड़ा 2h और प्लस में x, भाई यही होगा, पूरा जुड़ जाएगा। उसके बाद bf की बात करें तो bf हमें इतना दे रखा है, ठीक है, तो हम यहाँ पर फिलहाल तो bf को ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। और यहाँ से लिखेंगे समीकरण 1 से समीकरण 2 में bf का मान रखने पर, तो यहाँ लिखेंगे भाई समीकरण 1 से समीकरण 2 में bf का मान रखने पर, ठीक है भाई यहां पर हम देख रहे हैं समीकरण 1 से bf का मान समीकरण 2 में रखा गया। तो भाई tan बीटा हमें ये दे रखा है और bf का मान कितना है ab बटे में tan अल्फा, वो हम यहां पर लिखेंगे। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, तो भाई यहां पर मैंने लिखा भाई क्या, tan बीटा बराबर में ये आ जाएगा हमारे पास 2h प्लस में x, 2h प्लस में x आएगा, और उसके बाद नीचे bf की जगह क्या है, तो ab बटे tan थीटा। अच्छा एक चीज और, ab को तो हमने x माना हुआ था, तो भाई इस ab का मान भी यहीं पर रख देते हैं, x ही रख देते हैं, तो ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो भाई ab का मान x है, तो x को यहाँ पर रख दिया है हमने, तो यहाँ bf का मान है x बटे tan अल्फा, और यहाँ पर लिख दिया x बटे में क्या है tan अल्फा, ठीक है भाई ये चीज़ आ गया। इसको उठा के इधर भेजते हैं तो क्या आएगा, तो x आएगा tan बीटा आएगा बटे में tan अल्फा आएगा, ठीक है, बराबर में 2h प्लस में x आ गया, ठीक है ये आ गया। हमें ज्ञात क्या करना है, तो हमें ज्ञात करना है पूरा AC ज्ञात करना है, जो कि बादल की ऊंचाई है। तो इसमें से हम क्या करेंगे, x का मान निकाल लेते हैं, क्योंकि h तो हमें दिया हुआ था और आंसर में भी h है, ठीक है, आंसर में x नहीं है, मतलब x का मान निकाल लेते हैं, और उस x के मान जो भी आएगा उसमें h जोड़ देंगे, हमारा पूरी ऊंचाई आ जाएगी। डन। तो यहां से हम x का मान निकालते हैं, कैसे निकलेगा, तो x को उठा के इस साइड लाते हैं, तो भाई लिखा हमने x tan बीटा बटे में tan अल्फा माइनस में x बराबर में 2h है, इसमें से x को कॉमन ले लिया और ये आ गया tan बीटा बटे में tan अल्फा माइनस में 1 बराबर में 2h है, ठीक है। इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा भाई, ये आ जाएगा tan अल्फा, ऊपर जाएगा तो tan बीटा माइनस tan अल्फा और बटे में tan अल्फा बराबर में 2h आ गया, ठीक है। इस tan अल्फा को ऊपर लेके जाएंगे तो यहां पर हम देख सकते हैं भाई ये x आ गया और ये 2h है और ये tan अल्फा ऊपर जाएगा, ठीक है, और ये पूरी चीज नीचे आएगी, मतलब हम कह सकते हैं भाई tan बीटा माइनस tan अल्फा, भाई ये चीज हो गया, यानी x का मान आ गया 2h और tan अल्फा और बटे में tan बीटा और tan अल्फा, ये चीज आ गया। डन। तो ये हमारा x का मान आ गया, ठीक है भाई। अब x का मान आ गया और हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है बादल की ऊंचाई। तो भाई बादल की ऊंचाई क्या है, तो भाई h प्लस में x है, तो हम यहां पर लिखेंगे भाई क्या, बादल की ऊंचाई, बादल की ऊंचाई जो कि हमें पता है कितनी है, AC है, जो कि है h प्लस में x, ठीक है भाई। बादल की ऊंचाई क्या है हमारे पास, AC है, जो कि h प्लस में x है, और x का मान हमने यहां पर निकाल रखा है, तो इसको हम यहां पर लिखेंगे बराबर में h, तो ठीक है, x का मान क्या है 2h tan अल्फा बटे में tan बीटा माइनस में tan अल्फा, भाई ये चीज आ गया। ओके अब इसको सॉल्व करते हैं, तो भाई एलसीएम इसका भी लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, तो नीचे आ गया tan बीटा माइनस tan अल्फा, ठीक है। इसको ऊपर गुना करेंगे तो क्या आ रहा है हमारे पास, तो ये h है हमारे साथ और ये आ रखा है हमारे पास क्या, tan बीटा माइनस tan अल्फा प्लस में 2h और tan अल्फा आ गया, भाई ये चीज आ गया। ओके अब यहां से हम h को कॉमन लेते हैं, तो भाई h अगर मैं कॉमन लेता हूं यहां पर, तो भाई क्या आ रहा है, तो tan बीटा आ रहा है माइनस tan अल्फा आ रहा है, प्लस में भाई h कॉमन ले लिया तो 2 tan अल्फा आ गया, बच गया नीचे क्या, तो tan बीटा माइनस tan अल्फा, भाई ये चीज आ गया। ओके अब यहां पर देखते हैं भाई माइनस tan अल्फा और प्लस 2 tan अल्फा है, तो भाई माइनस 1 है प्लस 2 है, घट जाएगा, प्लस का 1 बचेगा, तो हम यहां पर लिख सकते हैं ये आ गया हमारे पास h और भाई tan बीटा प्लस में tan अल्फा और बटे में हमारे पास आ रखा है tan बीटा माइनस में tan अल्फा, भाई ये चीज आ रखा है। ओके क्या यही है आंसर, तो हमने यहां पर देखा तो भाई h है, चलो ठीक है, h हमारा भी बाहर है। ओके
टेन बीटा प्लस टेन अल्फा, तो भाई टेन बीटा प्लस टेन अल्फा बिल्कुल ठीक है। उसके बाद नीचे है टेन बीटा माइनस टेन अल्फा, और इसमें भी हमारे पास है टेन बीटा माइनस टेन अल्फा, यानी कि हम इसमें बादल की ऊंचाई बिल्कुल एग्जैक्ट सिद्ध कर चुके हैं जो हमें यहां पर ज्ञात करना था। ओके, तो यहां पर हमने देखा ये बादल की ऊंचाई जो है जो कि AC है वो हमारा ये आ चुका है और ये आंसर आ गया। ओके, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लिखते हो, ये क्वेश्चन भी यहाँ पर समाप्त होता है और इसका भी स्क्रीनशॉट लेते हो। ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी आपको आना चाहिए। और ये तो यहाँ पर इस तरीके से था कि अल्फा और बीटा करके क्वेश्चन दिया हुआ है, इसी में क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं जिसमें कि डिग्री प्रॉपर दिए जाते हैं, मतलब अल्फा बीटा की जगह 60 और 30 दे देगा, ठीक है, इनके मान दे देंगे, उस तरह के क्वेश्चंस भी होते हैं। तो वो भी आपके इस तरह से ही डील होंगे। तो आपको ये चीज इसमें बेसिक चीज समझनी पड़ेगी कि बादल अगर है पानी से ऊंचा तो जितना ऊंचा है उतना ही पानी के नीचे भी होगा, अगर ऊपर H+X है तो नीचे भी H+X होगा। ओके, ये बेसिक लॉजिक है जिससे आप इस पूरे फिगर को कंप्लीट कर पाओगे। ओके, तो ये क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन को देखते हैं भाई अगला किस टाइप का क्वेश्चन है और कैसे बड़े आराम से वो सॉल्व होगा। ओके, चलो हाँ जी, तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये है प्रश्न नंबर 23 और 23 में हम देख पा रहे हैं एक 100 मीटर चौड़ी नदी के मध्य एक छोटा टापू है। भाई 100 मीटर चौड़ी एक नदी है, उसके बीच में एक छोटा सा टापू है, ठीक है भाई, और इस टापू पर एक लंबा पेड़ खड़ा है, ठीक है। नदी के विपरीत किनारे पर दो बिंदु P और Q, पेड़ एक ही ओर में स्थित है। मतलब यहाँ पर ये क्या कहना चाह रहा है भाई, इसने क्या रखा है, नदी के विपरीत किनारों पर, भाई दोनों तरफ के किनारों पर दो बिंदु हैं PQ, ठीक है, PQ है और PQ, और पेड़ एक ही रेखा में स्थित है। पेड़ क्या एक ही रेखा में स्थित है, यानी कि मैं बनाऊं यहां पर फिगर, तो ये मान लो 100 मीटर चौड़ी एक नदी है, ठीक है, और इसमें कहा जाए तो बीच में कहीं पर यहां पर एक पेड़ ऐसे खड़ा है, ठीक है भाई, ये पेड़ खड़ा है। अब यहां पर एक बिंदु जो है वो P है और यहां एक बिंदु जो है वो Q है, ठीक है भाई, एक बिंदु P है और एक बिंदु Q है। और यहां से इसने कहा यदि P और Q से पेड़ के शिखर का उन्नयन कोण, यानी P और Q से उन्नयन कोण जो है वो कितना है, तो हम यहां पर इसको क्या करते हैं, ये हमारे पास Q है और ये P है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं भाई। यहां से इसने कहा है P और Q से उन्नयन कोण जो है, तो यहां से अगर देखा जाए तो ये दे रखा है हमें 30 डिग्री, ठीक है, और ये दे रखा है हमें 45 डिग्री। भाई जैसा कि इसने कहा है P और Q से शिखर का उन्नयन कोण जो है वो 30 और 45 है, यानी P से 30 है और Q से 45 है, तो P से हमने 30 डिग्री बनाया और Q से 45 डिग्री बना दिया, डन, चलो ठीक है। और यहाँ पर जो ऊपर बिंदु है, ये बिंदु हम कुछ मान लेते हैं, PQR मान लेते हैं, और ये ऐसा आ गया, ठीक है भाई, R और S आ गया। ओके, और पेड़ अगर खड़ा है तो ये लंबवत ही होगा, तो लंबवत लिख दिया हमने, ठीक है। और इसने कहा नदी की चौड़ाई 100 है, तो इसका मतलब ये पूरा 100 का है, ठीक है, यानी इसमें कहा जाए अगर ये x का है तो ये आएगा 100 माइनस x का, भाई ये चीज आएगा, डन। भाई पूरा 100 का है, ये x का है तो ये 100 माइनस x ही होगा। ओके, चलो अब इसके बाद इसने कहा है तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मतलब इस पेड़ की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है, तो भाई कैसे ज्ञात होगी, तो भाई बड़े आसानी तरीके से ज्ञात होगी। तो यहां पर सबसे पहले हम लिखते हैं हल। यहां पर हम देख पा रहे हैं भाई क्या चीज, तो सबसे पहले त्रिभुज लेते हैं, कौन सा, RSQ को लेते हैं। तो हमने लिया भाई इसमें त्रिभुज RSQ में, जिसमें कि पेड़ की ऊंचाई क्या है, RS है। तो पहले तो हम मानते हैं, इसमें माना पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई जो है वो दे रखा है हमें RS, ये हमें ज्ञात करना है भाई, पेड़ की ऊंचाई RS है, ये हमें ज्ञात करना है। उसके बाद हमें दे रखा है नदी की चौड़ाई नदी की चौड़ाई, भाई नदी की चौड़ाई की बात की जाए जो कि PQ है, ये हमें दे रखा है 100 मीटर ठीक है भाई, 100 मीटर दे रखा है। और हमें दे रखा है कोण Q जो है वो 45 डिग्री का है और कोण P जो है वो 30 डिग्री का है, ये हमें दे रखा है। ओके, अब इतनी बात हमें दे रखी थी, ये हमें ज्ञात करना है, तो हम इसको करते हैं सॉल्यूशन। उसके लिए सबसे पहले त्रिभुज लेंगे RSQ, तो हम इस त्रिभुज में आते हैं, त्रिभुज RSQ में, इसमें हम देख पा रहे हैं कि कोण S जो है वो 90 डिग्री का है। भाई हम बात करें त्रिभुज कौन सा, RSQ में, और ये लंबवत ही है, तो ये 90 डिग्री का है, तो हमने लिख लिया। अब इसमें क्या करेंगे, तो हमें ज्ञात करना है इसकी ऊंचाई, भाई पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है, और आधार हमें दे रखा है, देखिए x ही मान रखा है तो दे रखा है, इस कर्ण का कोई यूज नहीं, मतलब लंब और आधार मतलब 10 पे ही चल रहे हैं। तो हम यहां पर आते हैं 10 में,
tan क्या आएगा 45 डिग्री, बराबर में आएगा लंब बटे में आधार, यानी कि थीटा के सामने वाला लंब यानी RS लंब और ये आधार। तो हमने लिखा RS बटे में SQ, ये आ गया भाई। tan 45 होता है 1, बराबर में RS बटे में SQ है, ठीक है। इस SQ को ऊपर भेजोगे तो यहाँ पर हमारे सामने क्या आ रहा है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं तब SQ बराबर में आ जाएगा कितना, RS आ जाएगा, यानी दोनों चीजें बराबर हो गई है। ये SQ और ये RS आपस में बराबर हो गया है, जो कि हम कह सकते हैं SQ हमारा x था भाई, ये SQ x था भाई, x माना था हमने उसको, ठीक है। तो ये भी हमारा x आ जाएगा, ठीक है भाई। RS भी x आ गया, मतलब ये x आ चुका है। ओके, अब उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पे। अगला क्या है, तो अगला हम त्रिभुज लेते हैं, कौन सा, तो ये साइड वाला, यानी कि त्रिभुज RSP में इसमें भी कोण S जो है वो 90 का है, और इसमें भी लेंगे हम 10, क्यों, क्योंकि लंब और आधार की ही बात चल रही है तो 10 चलेगा। तो हमने यहां पर लिखा 10 30, और लंब कितना है तो RS, और भाई आधार कितना है तो SP। भाई 10 30 का मान कितना है तो 1/√3, और RS कितना है तो भाई वो x हमने निकाला था, और SP कितना है तो वो 100 माइनस में x है भाई, ये चीज हो गया। ओके, अब करते हैं इसमें क्या, तो भाई क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको ऊपर गुना इसको ऊपर गुना, तो 100 माइनस x है वो ऊपर गुना करेंगे 1 से, तो ये लिखा। √3 को इधर गुना किया तो √3x आ गया, ठीक है। इस x को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो वो प्लस हो जाएगा, यानी हम कह सकते हैं 100 बराबर में √3x प्लस में x आएगा, और इस x को हमने कॉमन ले लिया तो ये आ गया √3 प्लस में 1 आ गया है, और यहाँ पर 100 आ गया, ठीक है। और यहाँ से x का मान अगर मैं निकालता हूं तो क्या आ रहा है भाई, x का मान निकालेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 100 बटे में √3 प्लस में 1, भाई √3 प्लस 1 100 के नीचे आ जाएगा। डन, तो ये आ चुका है। तो क्या हमें ये निकालना था, x निकालना था, मतलब पेड़ की ऊंचाई, तो भाई हाँ पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी थी, लेकिन यहाँ पर नीचे रूट आ चुका है, तो इस रूट को हटाना है तो क्या करेंगे, तो परिमेयकरण। तो परिमेयकरण कैसे करेंगे, तो भाई √3 प्लस में 1 है तो माइनस करेंगे, भाई प्लस में था तो माइनस के साथ गुना और भाग करेंगे। तो यहाँ पर हम देख पाते हैं भाई ऊपर तो 100 है, ठीक है, और ये √3 माइनस 1 बिल्कुल ठीक है। नीचे a प्लस बी, a माइनस बी क्या होता है, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यानी कि हम कह सकते हैं ये आ गया √3 का वर्ग माइनस में 1 का वर्ग, यानी मैं लिख सकता हूँ 100 √3 माइनस में 1 और बटे में 3 माइनस में 1, यानी 2 आ जाएगा, ठीक है। और यानी मैं इसको सीधे 2 ही लिख देता हूँ, और 2 से ये कटा तो ये 50 पे कटेगा, और हम यहाँ पर देख पा रहे हैं भाई पेड़ की जो ऊंचाई है वो कितनी आ गई है 50, इसको लिख देता हूं पूरा मैं, पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई जो कि हमने x माना हुआ था, ये हमारा आ गया है 50 √3 माइनस में 1 मीटर, भाई इतना ऊंचा है पेड़, ठीक है। कितना, 50 √3 माइनस में 1 मीटर, और यही इसका आंसर आ गया कि पेड़ की ऊंचाई ज्ञात हो चुकी है। तो ये भी बड़े सिंपलेस्ट तरीके से हमने इसको करवा दिया है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, क्वेश्चन यहाँ पर खत्म होता है, और ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डन, तो भाई आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन में देखते हैं भाई अगला किस टाइम का कैसा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके भाई, हाँ जी, तो अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो ये है प्रश्न नंबर 24, और यहाँ पर हमें कह रहा है कि एक राजमार्ग है, कोई राजमार्ग है, एक मीनार के नीचे से होकर गुजरती है, ठीक है भाई, यानी कि हमने एक मीनार लिया, ठीक है, उसके बॉटम से नीचे से होकर एक राजमार्ग गुजर रहा है, ठीक है भाई। अब इसने कहा है कि भाई एक आदमी मीनार के ऊपर से कार को अवनमन कोण 30 डिग्री पर देखता है, यानी कि यहाँ से एक आदमी जो है वो नीचे एक कार को देख रहा है, ठीक है भाई, एक कार को देख रहा है, ठीक है, देख रहा है, देखता है, वह कार एक समान गति से मीनार के नजदीक आ रही है, वो एक समान गति से मीनार की तरफ चलती हुई जा रही है, ठीक है भाई। अब 6 सेकंड बाद उस कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है, भाई 6 सेकंड बाद कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। अब इसने कहा है कार कितने समय में मीनार के नीचे से गुजरेगी, मतलब कार कितने टाइम पे यहाँ पहुंच जाएगी। यानी देखो पहले पहले जब उसने देखा था कार को, तो भाई पहली नजर में क्या दिखा उसे, तो पहली नजर में दिखा कि भाई जो कोण है वो आ रहा था, अवनमन कोण जो आ रहा था वो था 30 डिग्री का, ये पहली नजर का दृश्य था, ठीक है। अब 6 सेकंड बाद देखेगा तो भाई वो तो कार उठ के यहाँ पे आ गई है, भाई कार चलते चलते इधर आ गई, तो कार चलते चलते यहाँ पर आ गई है, तो भाई नजरें खराब हुई, मतलब नजरें बदल गई, ठीक है ना। बदल के अब कितना आ गया है, तो अब की बात करें तो बढ़ के 60 डिग्री हो गया, यानी अब मैं कह सकता हूँ ये जो कोण है वो 60 डिग्री का हो गया है, यानी कि ये भी 60 डिग्री का हो गया, ठीक है भाई, ऐसा हो गया। ये 30 डिग्री का है, और ये ऐसी तब्दीली जो हुई है वो 6 सेकंड में हुई है,
ये 6 सेकंड समय लगा यहाँ तक बदलाव करने में। चलो ठीक है, अब इसने कहा है ये यहाँ तक पहुँचने में 6 सेकंड लगा रहा है, ये यहाँ तक पहुँचने में कितना सेकंड लगाएगा, कितना टाइम लगाएगा, तो वही निकालना है हमें। चलो भाई निकालते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पर सबसे पहले लिखते हैं हल। तो इसमें यहाँ पर हम देख सकते हैं भाई, सबसे पहले तो इसकी नेमिंग करेंगे। नेमिंग क्या रहा है, तो भाई ये ए है, ये बी है, और ये सी है, और ये डी है। ठीक है भाई, इसमें हम देखेंगे मीनार की ऊंचाई को क्या माना है, तो भाई ए बी माना हुआ है। तो हम देखेंगे भाई मीनार, राजमार्ग है, एक राजमार्ग एक मीनार से। ठीक है भाई, मीनार की ऊंचाई है तो भाई माना मीनार की ऊंचाई। भाई माना कि मीनार की ऊंचाई जो ए बी है वो हमें दे रखा है, मतलब ज्ञात करना है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी नहीं, मीनार की ऊंचाई नहीं ज्ञात करनी, मीनार की ऊंचाई हमें ए बी दे रखी है, तो ए बी हम लिख देते हैं। ठीक है, जो कि ए बी है। उसके बाद क्या है भाई, उसके बाद की बात करते हैं तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि 6 सेकंड में वो सी से डी तक चला गया है। 6 सेकंड में सी से डी तक गया है, तो यानी कि हम कहेंगे भाई सी से डी तक का समय ये कितना है, तो 6 सेकंड है। यानी कहा जाए सी डी ये 6 सेकंड है। ठीक है भाई, ये चीज आ गया। और यहाँ पर दो कोण भी, एक 30 और 60 है, ये चीज हमारे पास है। चलो अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसके अंदर दो त्रिभुज हमें दिख रहे हैं, एक छोटा त्रिभुज और एक बड़ा त्रिभुज। ठीक है, और जैसा कि हम देखा कि यहाँ पर ये 90 डिग्री का कोण है, और हमें ज्ञात क्या करना है, ये एक्स ज्ञात करना है। इसमें लिया गया समय ये हमें ज्ञात करना है। ओके, तो सबसे पहले हम लिखते हैं, अच्छा इसमें हमें क्या था, कार कितने समय में मीनार तक गुजरेगी, तो यहां पर लिखेंगे कार का मीनार तक पहुंचने का समय। भाई कार का मीनार तक पहुंचने का समय कितना होगा, तो ये हो जाएगा x। भाई कार का मीनार तक पहुंचने का समय जो है वो x सेकंड है, इसको लेकर चलेंगे। तो यहां पर सबसे पहले आते हैं त्रिभुज कौन सा वाला, तो भाई त्रिभुज लिखा हमने ए बी डी, ए बी डी। इस त्रिभुज में देखते हैं भाई, त्रिभुज ए बी डी की बात करते हैं तो यहां पर भाई देखा हमने कोण बी जो है वो 90 डिग्री का है। ठीक है भाई, कोण भी 90 डिग्री का हो गया, और कोण भी 90 का है, तो अब क्या निकाला जा सकता है, तो यहाँ पर हमें लंब और आधार की ही कहानी चलनी है, तो 10 ही चलेगा। ठीक है, कोई कर्ण का कोई यूज नहीं है, तो हम 10 को लेके चलेंगे। तो हमने देखा यहाँ पर 1060 क्या दिख रहा है हमें भाई, 1060 लंब बटे में आधार, यानी ए बी बटे में डी भी आएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे भाई ए बी बटे में डी भी आ गया। चलो भाई बहुत बढ़िया, ये आ गया हमारे पास। अब इसके बाद क्या है, तो 1060 का मान कितना होता है, तो भाई 1060 का मान होता है √3, और ए बी नहीं पता हमें, और भाई डी बी ये हमने माना हुआ है x। तो यहाँ से इस x को इधर भेजेंगे तो x √3 आ गया है, जो कि ए बी आ गया है। चलो भाई ठीक है, यानी हम यहाँ पर देख सकते हैं ये आ गया है x √3 का, ये आ चुका है। अब उसके बाद आते हैं बड़े त्रिभुज पे। अब बड़े त्रिभुज से निकलेगा x का मान, और x ही क्या है, तो x ही तो हमें ज्ञात करना है भाई, कार का मीनार तक पहुंचने का समय, वही चीज हमें निकालना है। तो x निकालना है, तो भाई बड़े त्रिभुज की बात करते हैं। तो यहां पर मैं लिखता हूं भाई त्रिभुज कौन सा वाला, तो भाई ए बी सी में कोण b जो है वो 90 डिग्री का है, ये हमें पता है, और लंब और आधार की ही कहानी चलनी है, तो इसका मतलब 10 चलेगा। तो हम यहां पर लिखेंगे tan थीटा। भाई लिखा हमने tan 30 बराबर आ रहा है लंब कितना है, ए बी बटे में बी सी। भाई ये चीज हो गया, ये tan 30 कितना हो गया, ए बी बटे में बी सी हो गया। tan 30 का मान कितना है, तो ये होता है 1 बटे में √3। ठीक है, और ए बी कितना है, तो भाई ए बी का मान है x √3, ये लिखा हमने। ठीक है, और बी सी की बात की जाए, बी सी टोटल कितना है, तो 6 प्लस में x। भाई 6 है और x है, तो भाई 6 प्लस में x होगा। और याद रखना, जब कोई भी आपको दूरी ना दे रखी हो, तब यहां पर समय ही एक तरह का दूरी यहां पर काउंट हो जाएगा। तो 6 को भी हम दूरी की तरह ही लिख रहे हैं। ओके, इससे क्वेश्चन बड़े आराम से निकल जाएगा। अब यहां पर इसको इधर गुना करेंगे, इसको इधर गुना करेंगे, और फिर देखिए 6 प्लस x को इधर गुना किया तो 6 प्लस x आ गया। ठीक है, इस √3 को इधर गुना किया तो भाई √3 जब √3 से गुना होगा तो वो 3 बन जाएगा, तो ये आ गया आपका 3x।
ठीक है, इस x को उधर भेजते हैं तो 6 बराबर में कितना आ जाएगा, 2x हो जाएगा। भाई x उधर जाके घटेगा ही ना, तो 2x आएगा। और यहां से हम देख सकते हैं x का मान कितना आ गया, तो भाई 6/2 आया, जो कि कट के 3 आ गया, यानी कि x का मान 3 सेकंड आ चुका है। और यही हमें ज्ञात करना था। x क्या था, तो x था भाई कार का मीनार तक पहुंचने का समय। भाई कार कितने टाइम में मीनार तक पहुंचेगी, तो भाई 3 सेकंड और लगेगा उसे, 3 सेकंड बाद वो मीनार तक पहुंच जाएगी। डन। तो ये क्वेश्चन यहां पर समाप्त होता है कि भाई हमने देख लिया x का मान 3 सेकंड आ गया, कार द्वारा वहां तक पहुंचने का 3 सेकंड आ चुका है। ओके, तो ये क्वेश्चन भी यहां पर समाप्त होता है, वो भी बिल्कुल बेहतरीन तरीके से, बिल्कुल आराम से, बिल्कुल मजेदार तरीके से। और अगर आपने ये वीडियो देखी है कंप्लीट, तो भाई यहां पर आपने देख लिया भाई किस किस टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो हमने यहाँ पर क्लियर करवा दिए। ओके, तो भाई ये तो आपने कर लिया है। भाई अब आपको क्या करना है, इन चीज़ों को अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करना है कि भाई उनको भी इनका फायदा मिल पाए, क्योंकि ये थे आपके बहुत ही ज़्यादा कहते हैं मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, क्योंकि भाई इस टाइप के ही क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम में आते हैं, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। ओके, तो भाई ये क्वेश्चन अगर आपने 24 क्वेश्चन कर लिए हैं तो फिर इससे ज़्यादा की कोई जरूरत नहीं है। ओके, चलो भाई ठीक है। इसके बाद मैं फाइनली आपको बताना चाहता हूँ मैग्नेट ब्रेन के बारे में। तो भाई मैं इसको इरेज करता हूँ। तो भाई मैग्नेट ब्रेन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रोवाइड करता है केजी से लेकर 12th क्लास तक के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और ऐसा नहीं कि 1 या 2 चैप्टर फ्री, पूरा कंप्लीट कोर्स आपको फ्री मिलता है। और वो कैसे, तो भाई इसके लिए आप यूट्यूब चैनल पर जा सकते हैं, या फिर आप जा सकते हो मैग्नेट ब्रेन की वेबसाइट, जो कि है आपकी www.magnetbrains.com। और इस वेबसाइट में बहुत सी कहते हैं आपके सुविधाओं के लिए बहुत सी चीज़ें हैं। तो वो कैसे, तो भाई जैसे ही आप इस वेबसाइट पर आते हो तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखता है, जिसके अंदर आप देखोगे अलग अलग सेक्शंस अवेलेबल हैं। जैसे कि आप देखोगे इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, और उसके बाद देखा जाए तो और भी बहुत सी चीज़ें, नीट, यूपीएससी, सीयूटी, ओलंपियाड, एनटीएससी, स्पोकन इंग्लिश, बैंकिंग, एसएससी, यानी बहुत सारी चीज़ें हैं। अब ये बहुत सारी चीज़ें जो यहाँ पर अवेलेबल है, तो इनके सारे कोर्सेज यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो अब आपके जानकार में, या आपको किसी को भी इनमें से कोई भी कोर्स स्टडी करना है, तो अब कहीं आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है, कोई भी कोर्स परचेज करने की जरूरत नहीं है। हर चीज़ बेस्ट क्वालिटी में यहाँ पर प्रोवाइड की जा रही है, तो आप इसका फायदा उठाइए। ओके, तो आपको बस भाई कोर्स को स्टडी कैसे करना है, पढ़ना कैसे है, तो जैसे कि आप लोगों हिंदी मीडियम में, तो आप हिंदी पर क्लिक करोगे। ठीक है, आप हो कक्षा 10वीं में तो 10वीं पर क्लिक करोगे, और 10वीं पर क्लिक करते ही आप देखोगे 10वीं कक्षा के सभी टीचर्स आपको मौजूद दिख जाएंगे इसमें। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, इसमें से आपको किसी भी विषय में कोई भी दिक्कत होती है तो उस विषय के टीचर के नीचे वॉच नाउ लिखा है, वॉच नाउ पे क्लिक कीजिए और पूरा कंप्लीट कोर्स आपके सामने। और वो कैसे, तो भाई यहाँ पर जैसे कि मान लो आपको गणित विषय का पूरा कंप्लीट कोर्स स्टडी करना है, तो भाई मेरे सामने यहाँ वॉच नाउ लिखा है, वॉच नाउ पे क्लिक कीजिए, और जैसे ही आप वॉच नाउ पे क्लिक करोगे कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखता है आपको। ठीक है, जिसमें आप यहाँ दिख जाओगे भाई कक्षा 10वीं गणित का पूरा विषय यहाँ पे दिख रहा है, जिसमें कि पाठ्यक्रम परिचय है, वास्तविक संख्या, बहुपद, दो चर वाले रैखिक समीकरण, इस तरह से सारे चैप्टर। और भी नीचे आओगे तो और भी बहुत से चैप्टर्स अवेलेबल है। ओके, अब आपको इनमें से किसी भी चैप्टर में कोई भी दिक्कत होती है तो उस चैप्टर को क्लिक करोगे, और जैसे उस चैप्टर पे क्लिक करोगे तो उस पर एक वीडियो की पूरी लिस्ट खुल जाएगी। और उन वीडियो की लिस्ट में आपको क्या क्या मिलता है, तो वहां पर आपको मिलते हैं सबसे पहले पूरे चैप्टर का एक कॉन्सेप्ट वीडियो, यानी सारे फॉर्मूले, सारे रूल रेगुलेशन को बिल्कुल कंप्लीटली, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आपको समझाया गया है। उसके बाद भाई अगर वीडियो आपने वो देखी तो आपको क्वेश्चंस करने में बहुत ही आसानी हो जाएगी, और उस पे क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए आपके पूरे एनसीईआरटी का पूरा सॉल्यूशन आपके यहाँ पे अवेलेबल है, जिसमें कि क्या क्या चीज़ है। तो पहले आपको उसके प्रश्नावली के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, उसके उदाहरण मिल जाएंगे, अगर परिमेय है तो परिमेय को भी सिद्ध करवा रखा है, तो भाई हर चीज़ अवेलेबल है। उसके बाद जैसा कि आप लोगों को पता है एग्जाम में एमसीक्यूज यानी बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं, तो बहुविकल्पीय प्रश्न की पूरी सीरीज अवेलेबल है। उसके बाद जैसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए कहा जाए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी चाहिए तो वो भी यहाँ पर अवेलेबल है, उसकी भी पूरी सीरीज अवेलेबल है। उसके बाद आपके टेस्ट पेपर भी होंगे, उसके बाद सीबीएसई सैंपल पेपर या फिर आपके कोई भी बोर्ड है उसके सैंपल पेपर, जैसे कि आपका यूपी बोर्ड है, बिहार बोर्ड है, एमपी बोर्ड है, सबके सैंपल पेपर्स भी यहाँ पर करवाए जाएंगे। ओके, यानी अब आपको कहीं भी बाहर जाने की जरूरत नहीं है, हर चीज बेस्ट क्वालिटी में यहाँ आपको प्रोवाइड की जाएगी और कर रहे हैं। तो साथ में बने रहिए, हर चीज़ आपको मिलने वाली है। तो आपको करना क्या है, इसका फ़ायदा कैसे उठाना है, तो जस्ट आपको इन चैप्टर पर क्लिक कीजिए, वीडियो की लिस्ट आएगी, वीडियो पर क्लिक कीजिए और वीडियो प्ले हो जाएगी कुछ इस तरीके से, और आप इसका फ़ायदा उठा पाओगे। ओके, इसके लिए आपको कोई भी चार्ज नहीं पे करना, हर चीज़ बेस्ट क्वालिटी में विदाउट चार्ज आपको प्रोवाइड की जा रही है। ओके, चलो भाई, इसके बाद फाइनली मैं आपको बताना चाहता हूँ मैग्नेट ब्रेन के हिंदी मीडियम चैनल में, जिसमें कि कक्षा 7वीं से 12वीं तक के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो आपकी जानकारी में कोई भी हो, जैसे कि आपके फ्रेंड सर्कल में है, रिलेटिव में हो, या फिर आपके कोई भी जान पहचान में हो जो 7वीं से 12वीं कक्षा में पढ़ते हैं, उनको ये चीज़ें सजेस्ट कर सकते हो कि भाई वो भी हिंदी मीडियम के इस चैनल पर मैग्नेट ब्रेन हिंदी को ज्वाइन करें और यहाँ पर पूरा
कोर्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़े। ओके, चलो भाई, इसी के साथ कहना चाहता हूँ, अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसको लाइक कीजिए, न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर तो आप करते ही रहिए। ओके, बाय, थैंक यू।